L26 हिंदी अध्याय 251 ईश्वर का कार्य _2। ऐसी अजीबोगरीब आवाजें बार बार गूंजती रहीं, कुल 13 बार, और जब 13वीं आवाज आई तो पास के चौक की चोटी पर एक बड़ा रास्ता अचानक खुल गया। पहाड़ से भारी मात्रा में चट्टानें और पत्थर टूटकर नीचे गिरे, जिससे नीचे खड़े कई काले वस्त्रधारी योद्धा दब गए। पास खड़े काले वस्त्रधारी योद्धा अचंभित रह गए। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस समय चट्टान खिसकेगी। जैसे ही वे अपने दबे हुए साथियों को बचाने के लिए आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे थे, तभी ढहने से बने रास्ते में एक तेज रोशनी दिखाई दी। फिर एक के बाद एक लपटे उड़ाती 2 मिसाइलें उस रास्ते से निकली, हवा में चक्कर लगाती हुई, और क्रमशः काले वस्त्रधारी योद्धाओं की भारी मशीन गन और तोपखाने की जगह पर गिरी। दोनों जगहों पर जोरदार विस्फोट हुए। मिसाइलों ने उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पास में रखे गोला बारूद में भी सहानुभूतिपूर्वक विस्फोट हुआ, जिससे एक जबरदस्त विस्फोट हुआ जिसने अपनी प्रचंडता में और भी काले वस्त्रधारी योद्धाओं को अपनी चपेट में ले लिया। उन्हें भीषण आघात तरंगों और लपटों में घेर लिया, जिसके परिणामस्वरूप भारी जनहानि हुई। उनके बगल में खड़ा दाढ़ी वाला आदमी कुछ स्तब्ध था। एक योद्धा की गहरी सोच ने उसे इस गुफा में मिसाइलों के प्रकट होने की कल्पना तक नहीं की थी, और न ही इस सीमित जगह में उड़कर इतनी सटीकता से उनके रक्षात्मक ठिकानों पर हमला करने की। आखिर हो क्या रहा था? ये मिसाइलें कहाँ से आ रही थीं? इन्हें कौन नियंत्रित कर रहा था? जैसे ही दाढ़ी वाला आदमी स्तब्ध हुआ, छत के गलियारे से और भी रोशनियां और मिसाइलें निकली। वे गलियारे से टिड्डियों की तरह लगातार उड़ती रहीं। जैसे ही ये मिसाइलें गुफा से बाहर निकलीं, वे बिखर गईं और जमीन पर मौजूद काले वस्त्रधारी योद्धाओं का पीछा करते हुए उन पर लगातार हमला करने लगीं। काले वस्त्रधारी योद्धा भी अचंभित थे। इस अकथनीय घटना के सामने उनका विश्वास टूट गया और वे पलटवार करने में असमर्थ हो गए, क्योंकि एक शक्तिशाली सेना उन पर आक्रमण करती दिख रही थी। कुछ चतुर योद्धाओं ने भागने का विचार किया, हालांकि इससे पहले कि वे दूर जा पाते, मिसाइलों ने पीछे से उन पर हमला कर दिया और उन सभी को मार डाला। वे अपने दुश्मन को देखे बिना ही हताश होकर मर गए। उड़ती मिसाइलों ने उन लोगों को भी नहीं बख्शा जो वहीं जमे खड़े थे। उन पर प्रहार किया और उन्हें वहां पहुंचा दिया जहां उन्हें जाना तय था। एक मिसाइल ने दाढ़ी वाले आदमी का पीछे से पीछा किया। उसे यह समझ थी कि वह हमले से बच नहीं सकता, इसलिए वह चुपचाप खड़ा रहा। जल्दी से पास खड़े एक काले वस्त्रधारी योद्धा को पकड़ा और उसे आती हुई मिसाइल की ओर फेंक दिया। हवा में एक जोरदार धमाका हुआ। काले वस्त्रधारी योद्धा के टुकड़े टुकड़े हो गए और विस्फोटक आघात तरंग ने दाढ़ी वाले आदमी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। फिर विस्फोट के छर्रे बिखर गए और मुट्ठी के आकार का एक नुकीला टुकड़ा दाढ़ी वाले आदमी की बांह को चीरता हुआ उसके दाहिने हाथ को कंधे से अलग कर गया। ... दाढ़ी वाला आदमी तीव्र दर्द महसूस करते हुए पीड़ा से चीख उठा। जब तक वह उठा, उसने पाया कि उसका हाथ कट चुका था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसका श्रमसाध्य प्रशिक्षण, उसकी सारी शक्ति उसके हाथों में केंद्रित थी, और अब उसका दाहिना हाथ कट जाने से उसकी शक्ति आधे से भी ज्यादा कम हो गई थी। उसने बचे हुए कुछ काले वस्त्रधारी योद्धाओं को देखा, जो क्रूर मिसाइल हमले में लगभग नष्ट हो गए थे, और उसे पता चल गया कि उसका उद्देश्य विफल हो गया है। वह एक और संभावित मिसाइल हमले को रोक नहीं सकता था। पत्थर के एक कक्ष में फंसे विध्वंसक को तो छोड़ ही दीजिए, अब जब उसकी कटी हुई भुजा के कारण उसकी शक्ति कम हो गई थी, तो वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए दाढ़ी वाले आदमी ने दर्द में होते हुए भी अपना कटा हुआ हाथ उठाया और पल भर में मुड़कर भागने का फैसला कर लिया। ठीक इसी समय स्थानीय समयानुसार आधी रात के बाद यान फेई आखिरकार पत्थर के कमरे से बाहर निकला। जमीन पर पड़े गंभीर रूप से घायल काले वस्त्रधारी योद्धाओं को देखकर उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। फिर उसने भागते हुए दाढ़ी वाले आदमी का पीछा किया। जैसे ही यान फेई को सहायक मस्तिष्क के डेटाबेस से अपनी असली स्थिति का पता चला, उसने तुरंत एक ड्रोन को नियंत्रित करके पहाड़ की चोटी के नीचे उड़ान भरी। डेटाबेस में दिखाए गए आंकड़ों के अनुसार उसने पहाड़ के बाहरी हिस्से पर कवच भेदी गोले दागे, जिससे उसमें एक विशाल गड्ढा बन गया। फिर उसने उसी जगह पर एक और कवच भेदी गोला दागा, जिससे गड्ढा और बड़ा और गहरा हो गया, और फिर और गोले दागे। ड्रोन ने ये प्रक्रिया तब तक दोहराई जब तक कि 13 कवच भेदी मिसाइलें खर्च करने के बाद वह बाहर से भेदकर पहाड़ के भीतरी कक्ष के बाहर वाले चौक तक एक रास्ता नहीं बना गया। अब आधी रात के बाद ड्रोन का डेटा अपने आप रिफ्रेश हो गया था। ड्रोन के ऊर्जा बिंदु और हथियारों व गोला बारूद की मात्रा पूरी तरह से बहाल हो गई थी। यही वजह थी कि ड्रोन यान फेई के इस चमत्कारी कारनामे को अंजाम दे पाया।
पहाड़ के बाहरी हिस्से से अंदर तक का रास्ता पूरा होते ही ड्रोन ने फिर से मिसाइलें दागी। ऑक्सिलरी ब्रेन के सटीक नियंत्रण में मिसाइलें रास्ते में आने वाली बाधाओं को सावधानी से पार करती हुई बिना किसी नुकसान के पहाड़ में प्रवेश कर गईं। क्वांटम रडार के मार्गदर्शन में उन्होंने अंदर मौजूद काले वस्त्रधारी योद्धाओं पर निशाना साधा और पहाड़ के अंदर ही उनका सफाया करने में कामयाब रहीं। क्वांटम रडार आमतौर पर इतने मोटे पत्थर को भेद नहीं पाता था, लेकिन जैसे ही कोई रास्ता दिखाई देता रडार उसके साथ पहाड़ में भी पहुंच जाता। हालांकि पत्थर के अवशोषण ने क्वांटम सिग्नल को काफी कमजोर कर दिया, जिससे अंदर का स्थान मुश्किल से ही ढक पाया। फिर भी क्वांटम रडार ने अपनी शक्ति दिखाई और मिसाइलों को अंदर के दुश्मनों को खत्म करने के लिए निर्देशित किया। इस अविश्वसनीय ऑपरेशन में ड्रोन ने अपनी असली ताकत का प्रदर्शन किया। इसने न केवल मिसाइल के प्रभाव बिंदु को नियंत्रित किया, बल्कि मार्ग बनाते समय मिसाइलों को मार्ग के माध्यम से निर्बाध रूप से निर्देशित भी किया, जिससे ऑक्सिलरी ब्रेन की सटीक नियंत्रण क्षमताओं का प्रदर्शन हुआ। और पहाड़ के अंदर पहुंचते ही मिसाइलों ने क्वांटम रडार की भयानक लॉकिंग क्षमता का प्रदर्शन किया, जिससे काले वस्त्र पहने योद्धाओं का पहाड़ के अंदर ही सफाया हो गया। यान फेई के नियंत्रण में ड्रोन ने न केवल अपनी लड़ाकू शक्ति को सीमा तक बढ़ाया, बल्कि एक अकल्पनीय नई रणनीति भी सामने लाए। भागते हुए दाढ़ी वाले आदमी समेत काले वस्त्रधारी योद्धाओं को यह अंदाजा नहीं था कि उन पर मिसाइल वर्षा का हमला असल में उस विध्वंसक की तरफ से था जिसे उन्होंने पत्थर के कमरे में घेर रखा था। उन पर किसी और ताकत ने हमला नहीं किया था, उनका असली दुश्मन कमरे के अंदर मौजूद यानफेई था। यानफी की दिव्य क्रिया के तहत ड्रोन ने पहाड़ के अंदर मिसाइलों से सभी दुश्मनों का सफाया कर दिया। स्थिति को गंभीर होते देख और अपनी चोटों के कारण कमजोर होती ताकत देखकर दाढ़ी वाला आदमी जल्दी से भाग निकला। पत्थर के कमरे से बाहर निकलने के बाद यानफेई ने दाढ़ी वाले आदमी के भागने की दिशा पर नजर डाली और उसका पीछा किया। लियू टिंगटिंग की इस दाढ़ी वाले आदमी के हाथों दुखद मौत हो गई थी। यही यानफेई की उससे गहरी नफरत का कारण था। यानफेई आज किसी और को न मारने का विकल्प चुन सकता था, लेकिन इस दाढ़ी वाले आदमी को तो मरना ही था। दाढ़ी वाले आदमी को मारे बिना अगर यानफेई हत्यारे संप्रदाय के सभी सदस्यों का सफाया भी कर देता तो भी उसकी बदला लेने की इच्छा पूरी नहीं होती और न ही उसके दिल का गुस्सा कम होता। यानफेई ने दाढ़ी वाले आदमी का तेज गति से पीछा किया। चूंकि दाढ़ी वाले आदमी की गति उसकी चोटों के कारण धीमी हो गई थी, इसलिए उसे यानफेई द्वारा तुरंत पकड़ लिया जाना चाहिए था। हालांकि दाढ़ी वाला आदमी उस इलाके और भागने के रास्तों से बेहद परिचित था जिन पर यानफेई पहले कभी नहीं गया था, और सहायक मस्तिष्क के शहर के मॉडल में ये नए रास्ते नहीं थे। इस अपरिचितता के कारण यानफेई बार बार दाढ़ी वाले आदमी से बच निकला, जो इन रास्तों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता था, और आश्चर्यजनक रूप से यानफेई उसे कम समय में पकड़ नहीं पाया। दाढ़ी वाला आदमी नीचे की ओर बढ़ता रहा, घुमावदार रास्तों का इस्तेमाल करके यानफेई का पीछा करने से रोकता रहा, लेकिन उसे पूरी तरह से नहीं छोड़ पाया। यानफेई को यह अजीब लगा कि रास्ते में न सिर्फ दाढ़ी वाले आदमी की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया, बल्कि उसे किसी की आधी परछाई भी नहीं दिखी। इसके अलावा रास्ते में कोई जाल या पहरेदार नहीं थे, जिससे ऐसा लग रहा था मानो ये रास्ता पहाड़ों में शहर से अलग थलग पड़ा हो। इस प्रकार यानफेई तेजी से उस दाढ़ी वाले आदमी का पीछा करते हुए नीचे की ओर बढ़ता रहा। जल्द ही वे लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई से 700 मीटर की ऊंचाई पर उतर आए। इस ऊंचाई पर पहुंचकर गुफा का तापमान सामान्य हो गया, अब हड्डियों तक ठंड नहीं रही। तभी यानफेई ने देखा कि दाढ़ी वाला आदमी तेजी से एक अंधेरी गुफा में घुस गया। बस एक पल के लिए हिचकिचाते हुए यानफेई तुरंत उसके पीछे गया और पाया कि गुफा न सिर्फ घोर अंधेरी थी, बल्कि संकरी और लंबी भी थी। वह सावधानी से अंदर गया, संकरी गुफा से गुजरने के लिए पूरे 5 मिनट तक चला और फिर खुद को एक घाटी में पाया। घाटी 2 पहाड़ों के बीच स्थित थी, जिसके ऊपर एक विशाल पत्थर का ढक्कन था जिससे घाटी का आकाश ढंका हुआ था। किनारों पर बस कुछ बड़ी खिड़कियां थीं, जो उस समय बंद थीं। आकाश में उड़ते ड्रोन को इतनी विशाल घाटी का पता लगा लेना चाहिए था, लेकिन प्राकृतिक पत्थर के ढक्कन ने क्वांटम रडार के स्कैन को रोक दिया था। इस प्रकार यानफेई का ड्रोन अपनी हवाई टोही करते हुए पहाड़ों के बीच घाटी के अस्तित्व का पता लगाने में विफल रहा। पत्थर के आवरण से ढके होने और बाहरी नज़ारे से वंचित होने के बावजूद भीतर की घाटी शानदार ढंग से जगमगा रही थी, खूबसूरत नज़ारे और ताज़ी हवा से सराबोर। पहली नज़र में ही कीमती पत्थरों से जड़ी और खंभों पर बड़े बड़े चमकदार मोतियों से जड़े शानदार भवन दिखाई दे रहे थे। विभिन्न प्रकाश स्रोतों की अद्भुत डिजाइन वास्तुकला में सहज रूप से समाहित थी।
रात होने के बावजूद रोशनी से घाटी साफ दिखाई दे रही थी। पूरी घाटी स्वर्ग जैसी भव्य लग रही थी, जो एक अंतहीन मनोरम दृश्य अनुभव प्रदान कर रही थी। हत्यारे संप्रदाय के इतिहास का अध्ययन करने के बाद यान फेई को तुरंत पता चल गया कि यह स्वर्ग उद्यान था जहां संप्रदाय वफादार हत्यारों को तैयार करता था। हत्यारे संप्रदाय द्वारा भर्ती किए गए हत्यारे छोटी उम्र से ही अपना प्रशिक्षण शुरू कर देते थे और लगभग 17 या 18 साल की उम्र में उन्हें बेहोशी की हालत में नशीला पदार्थ देकर इस स्वर्ग उद्यान में लाया जाता था। यहाँ न केवल धन दौलत, मदिरा, मनमोहक सुंदरियां, स्वादिष्ट फल, गीत, नृत्य ही नहीं बल्कि उनकी कल्पना की हर चीज मौजूद थी। स्वर्ग उद्यान में प्रवेश करते ही वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते थे, यह विश्वास करते हुए कि वे पौराणिक स्वर्ग में पहुंच गए हैं। कुछ देर तक सुखों का आनंद लेने के बाद उन्हें फिर से नशीला पदार्थ देकर बाहरी शहर में वापस भेज दिया जाता था। जब ये आरक्षित हत्यारे जागते और यह महसूस करते कि वे अब स्वर्ग में नहीं हैं, तो वे निराश हो जाते। तभी पहाड़ों का बूढ़ा आदमी हुओ शान उनसे कहता, अगर तुम संगठन द्वारा सौंपे गए कठिन कार्यों को पूरी लगन से पूरा करोगे तो मरने के बाद तुम स्वर्ग लौट जाओगे। इस अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए हत्यारे संप्रदाय के हत्यारे अक्सर अपने जीवन की परवाह न करते हुए हत्या मिशन को अंजाम देते थे, मौत की तलाश करते थे और अक्सर सफल भी होते थे। यान फेई ने सोचा था कि स्वर्ग उद्यान सिर्फ काल्पनिक उपन्यासों की एक कहानी है और उसे संप्रदाय के मुख्यालय में इस स्वर्गीय घाटी के मिलने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि वह हत्यारों के प्रशिक्षण का दिन नहीं था, इसलिए वहां कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं था और स्वाभाविक रूप से स्वादिष्ट भोजन या मनमोहक सुंदरियों का कोई दर्शन नहीं हुआ। फिर भी घाटी की उत्कृष्ट वास्तुकला और सजावट ही किसी को भी यह विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त थी कि यह स्वर्ग है, जहां कोई भी हमेशा के लिए रहने को तैयार होगा। यान फेई को स्वर्ग उद्यान तो मिल गया था, लेकिन वह एक पल के लिए बस हैरान रह गया। फिर उसने दाढ़ी वाले आदमी की आकृति ढूंढनी शुरू कर दी। स्वर्ग उद्यान में प्रवेश करने के बाद दाढ़ी वाला आदमी यान फेई का पीछा न करते हुए छिप गया था। यान फेई ने बगीचे में प्रवेश किया, जमीन पर निशान देखे और जल्द ही उसे दाढ़ी वाले आदमी द्वारा छोड़े गए खून के धब्बे दिखाई दिए। इनेट पीक के पास दाढ़ी वाले आदमी जैसा एक महाविशेषज्ञ अपने शरीर पर अविश्वसनीय रूप से उत्तम नियंत्रण रखता था। अगर वह एक हाथ भी खो देता तो भी वह अपने शरीर के अंगों और मांसपेशियों के ऊतकों को तुरंत नियंत्रित कर सकता था। शुरुआत में केवल थोड़ा सा खून बहता था और फिर घाव अपने आप भर जाते थे, लेकिन यान फेई के लगातार उसका पीछा करने और भागने की जल्दी में अंततः वह अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण खो बैठा, जिससे खून रिसकर जमीन पर टपकने लगा और जमीन पर पड़े ये खून के धब्बे सबसे अनुकूल निर्देशांक बन गए, जिससे यान फेई सीधे छिपे हुए दाढ़ी वाले आदमी तक पहुंच गया। यान फेई द्वारा देखे जाने पर दाढ़ी वाला आदमी घबराकर भाग गया, जबकि यान फेई तेजी से उसका पीछा कर रहा था। फिर उसने दाढ़ी वाले आदमी को पैराडाइज गार्डन की ढलान के बीचों बीच एक गुफा में भागते देखा। यान फेई ने तुरंत उसका पीछा किया, लेकिन जैसे ही वह गुफा में घुसने वाला था, उसने अंदर कई उच्च विस्फोटक ग्रेनेड फेंक दिए। ग्रेनेड फटने के बाद यान फेई दाढ़ी वाले आदमी के पीछे पीछे अंदर गया। वह तेजी से गुफा से बाहर निकला और अंत में एक बड़ा पत्थर का कक्ष देखा, लेकिन उसका दरवाजा कसकर बंद था। यान फेई ने सबसे पहले आसपास के माहौल का जायजा लिया और देखा कि आगे कोई और निकास नहीं था, सिर्फ आगे एक पत्थर का दरवाजा था। उसने ये भी पाया कि वहां कोई हथियार या निगरानी कैमरे नहीं थे। पत्थर के दरवाजे पर कान लगाने पर उसे अंदर से खांसी और तेज सांसें सुनाई दी। इन आवाजों को पहचानकर यान फेई ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि पत्थर के कमरे में सिर्फ दाढ़ी वाला आदमी ही है। ये जानकर कि हत्यारे संप्रदाय का नेता, पहाड़ों का बूढ़ा आदमी हुओ शान वहां नहीं था, उसे थोड़ी राहत मिली, वरना समस्या खड़ी हो जाती। हालांकि इससे हत्यारे संप्रदाय को पूरी तरह से मिटाने का एक बेहतरीन मौका भी मिला। इसलिए यान फेई ने यूनिवर्सल स्पेस में पहले से जमा प्लास्टिक बम निकाले और उन्हें पत्थर के दरवाजे पर जड़ दिया, डेटोनेटर जोड़ दिए और फिर डेटोनेटर को हाथ में दबाने से पहले एक सुरक्षित दूरी पर चला गया। इसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे दरवाजा अंदर की ओर उड़ गया। विस्फोट की आघात तरंगों पर सवार होकर कक्ष में प्रवेश करते हुए यान फेई ने एक विशाल अध्ययन कक्ष देखा, जिसमें किताबों से भरी कई अलमारियां थीं। पत्थर के कक्ष के बीचों बीच एक विशाल मेज थी, जिस पर कागज और कलम रखे थे और उनके बीच में एक लैंडलाइन फोन था। दाढ़ी वाले आदमी ने अभी अभी हैंडसेट उठाया था, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि दरवाजा उड़ गया है, उसने फोन रख दिया और यान फेई से भिड़ने के लिए खड़ा हो गया।
यान फेई ने बिना कुछ कहे एक तेज विस्फोटक ग्रेनेड निकाला और बड़ी दाढ़ी वाले आदमी पर फेंक दिया। बड़ी दाढ़ी वाले आदमी का सिर्फ एक ही हाथ था, उसकी चाल ज्यादा फुर्तीली नहीं थी, फिर भी वह ग्रेनेड को चकमा देकर एक तरफ भाग गया। ग्रेनेड फटने के बाद कमरे में किताबों की अलमारियां गिर गईं और किताबें जमीन पर बिखर गईं। बड़ी दाढ़ी वाला आदमी अचानक चिल्लाया, रुको रुको। यान फेई ने अपना पीछा रोक दिया और कहा, इस बिंदु पर आपके पास कहने के लिए और क्या है? बड़ी दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, विध्वंसक। क्या आप खुद को यही कहते हैं? यान फेई ने व्यंग्य किया, सच में, मेरा नाम विध्वंसक है और मेरा लक्ष्य मानव जगत की हर कुरूपता का नाश करना है। मुझे लगता है जब आपने टेप पर एक लड़की को उसकी जवानी के चरम पर बेरहमी से मार डाला था, तो आपने कभी आज जैसे दिन की कल्पना भी नहीं की होगी, है ना? बड़ी दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, विनाशक, तुम एक भाड़े के गुंडे हो जो पैसे के लिए काम करते हो, इसलिए अपने कामों को नेक दिखाने की कोशिश मत करो। मेरे पास अब एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है, मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम सुनने को तैयार हो? यान फेई ने कहा, ओह, यह क्या बढ़िया प्रस्ताव है तुम्हारा, चलो सुनते हैं। बड़ी दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, विध्वंसक, हमारे हत्यारे संप्रदाय में शामिल हो जाओ और हमारे नेता की सेवा करो, और तुम जो चाहो वह सब पा सकते हो, जिसमें अनगिनत धन और महिलाएं शामिल हैं। यान फेई खिलखिलाकर हंसा, तुम सच में अपने हत्यारे संप्रदाय को बहुत ऊंचा समझते हो। मेरी हैसियत को देखते हुए मुझे डर है कि तुम्हारे संप्रदाय में मुझे अपने संरक्षण में लेने की क्षमता नहीं है। इसके अलावा मैं पहले ही तुम्हारे इतने सारे लोगों को मार चुका हूं, फिर भी तुम्हारा संप्रदाय मुझे कैसे जगह दे सकता है? बड़ी दाढ़ी वाला आदमी अचानक हंसा, विध्वंसक, क्या तुम जानते हो कि मैं तुमसे इतनी बातें क्यों कर रहा हूं? यान फेई ने ठंडे स्वर में कहा, क्या ये समय खरीदने के लिए नहीं है, फिर गुप्त रूप से जवाबी हमले की योजना बनाना, ताकि स्थिति को बदला जा सके और बदले में मुझे मार दिया जा सके? बड़ी दाढ़ी वाला आदमी हंसा, विनाशक, लगता है तुमने पहले भी हार और हार का अनुभव किया है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने अनुभवी हो। हालांकि मेरा विश्वास करो, अब तुम जिस स्थिति का सामना कर रहे हो, वह पहले कभी नहीं देखी गई किसी भी स्थिति से कहीं ज्यादा कठिन है। क्योंकि मेरे पास पासा पलटने और तुम्हें मार डालने की क्षमता है, और तुम अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद इस परिणाम को नहीं बदल सकते। freewebnovel.com। यान फेई मन ही मन हैरान था। वह इस बड़ी दाढ़ी वाले आदमी से इतनी बकवास इसलिए कर रहा था ताकि हत्यारे संप्रदाय के वर्तमान पहाड़ों के बुरे हुओ शान के बारे में जानकारी हासिल कर सके, क्योंकि उसका अगला कदम खुद हुओ शान से निपटना था। हुओ शान को खत्म किए बिना हत्यारे संप्रदाय का पूरी तरह से नाश नहीं होता, और यान फेई और लू पिनपिन के सिर पर हमेशा डेमोक्ल्स की तलवार लटकी रहती, उन्हें कभी चैन नहीं मिलता। उसे क्या पता था कि वह बड़ी दाढ़ी वाला आदमी भी साजिश रच रहा था, बदला लेने के लिए उसे मारने के बारे में सोच रहा था, और उसे अपनी क्षमता पर इतना भरोसा था। लेकिन यान फेई आसानी से डरने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे विश्वास नहीं है कि आपके पास अभी भी स्थिति को बदलने और जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता है। यान फेई के पीछे किसी चीज की ओर इशारा करते हुए बड़ी दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, विनाशक, तुम दुनिया की सारी बुराई को नष्ट करने का दावा करते हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी विनाशकारी शक्तियां तुम्हारे पीछे मौजूद चीजों से ज्यादा हैं? यान फेई ने मुड़कर देखा कि उसके पीछे पत्थर की दीवार को काटकर एक विशाल कैबिनेट बनाया गया था, और कैबिनेट के दरवाजे पहले से ही खुले हुए थे, जिससे कैबिनेट के अंदर एक विशाल बम के आकार की वस्तु दिखाई दे रही थी। इस बम के आकार की वस्तु पर एक पुरानी डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन लगी थी, जिसके बगल में एक संख्यात्मक कीपैड था, और डिस्प्ले पर पहले से ही अंग्रेजी शब्द रेडी लिखा हुआ था। डिस्प्ले के बगल में एक बटन था जो लगातार झपक रहा था और लाल बत्ती उत्सर्जित कर रहा था। उस चीज को देखते ही यान फेई को एक भयानक चीज का ख्याल आया और उसके दिल में एक अशुभ आशंका कौंध गई। चौंककर उसने कहा, ये बदला लेने के लिए तुम्हारा तुरुप का पत्ता तो नहीं हो सकता, है ना? दाढ़ी वाला आदमी यान फेई के हैरान भाव से बहुत संतुष्ट हुआ और बोला, अब तक तुम्हें शायद समझ आ गया होगा कि यह एक परमाणु बम है, और कोई साधारण बम नहीं, ये 2 मिलियन टन TNT विस्फोटक क्षमता वाला है। ये फटने के लिए तैयार है और मुझे बस इस रिमोट कंट्रोलर को दबाना है, और 30 सेकंड बाद बम फट जाएगा। तुम तो समझ ही गए होगे कि 2 मिलियन टन TNT के बराबर का परमाणु विस्फोट कितना शक्तिशाली होता है। इतने कम समय में तुम सुरक्षित दूरी तक भाग नहीं सकते, तुम निश्चित रूप से विस्फोट में मारे जाओगे। यह मेरा तरीका है जिससे मैं तुम्हें पलट दूंगा।
यान फेई ने देखा कि दाढ़ी वाले के हाथ में किसी समय एक रिमोट कंट्रोलर अचानक आ गया था और वह उसे परमाणु बम की ओर तान रहा था। दाढ़ी वाला आदमी अभी लगातार यान फेई से बात कर रहा था, जाहिर तौर पर परमाणु बम प्रणाली के आधिकारिक रूप से सक्रिय होने और रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सब कुछ तैयार हो गया, दाढ़ी वाले आदमी ने तुरंत अपना व्यवहार बदल दिया और यान फेई पर बहुत दबाव डाला। ये जानकर कि यह वास्तव में एक परमाणु बम था, यान फेई बेहद हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह अपने जीवनकाल में वास्तव में एक परमाणु बम देखेगा, अकेले ही एक परमाणु बम से धमकी दी जाएगी। उसने शुरू में विश्वास नहीं किया था कि वारहेड जैसी दिखने वाली वस्तु एक असली बम थी, लेकिन ये जानकर कि यह हत्यारा संप्रदाय का मुख्यालय था, उसे विश्वास होने लगा कि यह सच हो सकता है। इतने लंबे इतिहास वाला एक प्राचीन संगठन संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन से वास्तव में अपने तुरुप के पत्ते के रूप में एक परमाणु बम रख सकता है। इसके अलावा हत्यारा संप्रदाय की दुर्जय प्रतिष्ठा के साथ उसे नकली बम से धोखा देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह आज उनके मुख्यालय में घुसपैठ करने वाला था। freewebnovel.com। यान फेई के चेहरे पर हैरानी के भाव थे जैसे ही वह अनजाने में परमाणु बम के पास गया और उसे हल्के से छुआ। फिर उसके चेहरे के भाव भी बदल गए और उसने उदासीनता से कहा, तो ये परमाणु बम है। यह इतना डरावना नहीं है। तुमने मुझे इस बम के करीब आने देकर सबसे बड़ी गलती कर दी। दाढ़ी वाला आदमी हंसा और बोला, विध्वंसक, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें इस बम के पास जाने से क्यों नहीं रोका? क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूं? शायद तुम सोचते हो कि तुम बम के डेटोनेटर को नष्ट कर सकते हो, लेकिन सच्चाई ये साबित कर देगी कि तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ हैं। जैसे ही मैं इस नियंत्रक का बटन दबाऊंगा, बम तुरंत सक्रिय हो जाएगा। ये सक्रियण अपरिवर्तनीय और अजेय है और विस्फोट होने में केवल 30 सेकंड लगते हैं। भले ही तुम्हारे पास स्वर्ग को चुनौती देने वाली क्षमताएं हों, तुम 30 सेकंड में परमाणु बम को नष्ट नहीं कर पाओगे। अंत में तुम्हारे लिए कोई बचने का रास्ता नहीं है और तुम फिर भी बम से मारे जाओगे। यान फेई ने बम को नष्ट करने की कोशिश किए बिना धीरे से उस पर हाथ रखा और बोला, यह तुम्हारे हत्यारे संप्रदाय का मुख्यालय है। अगर इस बम में सचमुच 20 लाख टन TNT की क्षमता है, तो इसके फटने पर मैं तो मर ही जाऊंगा, हत्यारे संप्रदाय का अड्डा भी खत्म हो जाएगा और तुम्हारे संप्रदाय के सभी सदस्य भी। ऐसी संगत में मरकर मैं अपनी मृत्यु को सार्थक मानूंगा। लेकिन क्या तुम में सचमुच अपने हाथ का वह बटन दबाने की हिम्मत है? ... दाढ़ी वाले आदमी का चेहरा तनाव से भर गया जब उसने कहा, अपने नेता के लिए सब कुछ देना हमारे हत्यारे संप्रदाय का परम सिद्धांत है। तुम्हें एक दुर्जय शत्रु को खत्म करने के लिए हत्यारे संप्रदाय को बिना किसी डर के विनाश का सामना करना पड़ेगा। जब तक हमारा नेता जीवित है, वह कभी भी एक नया हत्यारे संप्रदाय बना सकता है। हमारे लिए संप्रदाय के लिए खुद को बलिदान करना एक अथाह सम्मान है। इसलिए तुम यह मत समझना कि मैं अपने लोगों को छोड़ दूंगा और तुम्हें यहां से सुरक्षित जाने दूंगा। यान फेई ने दुखी होकर संप्रदाय के अनुयायियों के बीच हो रहे ब्रेनवॉशिंग के स्तर पर विचार किया। फिर उसने कहा, तुम्हारे संप्रदाय का नेता तो बस एक नश्वर है। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि वह सर्वशक्तिमान ईश्वर है? अगर वह संप्रदाय का पुनर्निर्माण करना चाहता, तो शायद उसे सैकड़ों साल लग जाते। क्या तुम्हें लगता है कि अगर वह यहां होता, तो मुझे अपने साथ ले जाने के लिए अपने जीवन के काम को नष्ट कर देता? दाढ़ी वाले आदमी ने फिर यान फेई को तिरस्कार से देखा और कहा, अगर हमारा नेता सचमुच यहां होता, तो वह अपनी उंगली के एक झटके से तुम्हें मार सकता था। क्या उसे इस परमाणु हथियार का सहारा लेने की भी जरूरत होती? तुम खुद को धोखा दे रहे हो। सच कहूं तो हमारा नेता शक्तिशाली है, वह मानवीय सीमा को पार कर दिव्य लोक तक पहुंच गया है। वह अब केवल मनुष्य नहीं रहा, वह एक सच्चा देवता है। यान फेई अचंभित रह गया। उसने अनुमान लगाया था कि पहाड़ों का बूढ़ा आदमी हुओ शान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसने ये भी नहीं सोचा था कि उसने वास्तव में दिव्य क्षेत्र प्राप्त कर लिया है। उसने वांग योन से मार्शल कलाकारों की शक्ति के वर्गीकरण के बारे में सुना था। जन्मजात क्षेत्र के बाद दिव्य क्षेत्र आता है। दिव्य क्षेत्र में पहुंचने पर व्यक्ति मानवीय सीमाओं से मुक्त हो जाता है और विभिन्न अकल्पनीय और अद्भुत क्षमताओं को प्राप्त करता है। मानव इतिहास में बहुत कम व्यक्ति ही दिव्य क्षेत्र तक पहुंच पाए हैं। हालांकि वांग योन कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला था जो दिव्य क्षेत्र तक पहुंच गया हो, इसलिए वह नहीं जानता था कि उस स्तर पर किसी व्यक्ति के पास क्या शक्तियां होंगी। इस दाढ़ी वाले आदमी की ताकत जबरदस्त थी, जो सहज क्षेत्र के शिखर के करीब पहुंच रहा था।
उसका नजरिया संकीर्ण नहीं होगा, और पहाड़ों के बूढ़े हुओशान की ताकत के प्रति उसकी प्रशंसा ही इस बात का प्रमाण हो सकती थी कि हुओशान ने उसके सामने रहस्यमयी शक्तियों का प्रदर्शन किया था। ऐसी जादुई क्षमताओं को देखने के बाद दाढ़ी वाला आदमी पूरी तरह से वश में हो गया। यान फेई हमेशा से इस बात को लेकर उत्सुक रहा था कि दिव्य क्षेत्र कितना शक्तिशाली है, और उसे इस बात का अफसोस था कि उसे कभी उस स्तर के किसी विशेषज्ञ से नहीं मिला जिससे वह उसकी पूरी शक्ति को समझ सके। अब जब उसे पता चला कि उसके कट्टर दुश्मनों का सरदार असल में दिव्य क्षेत्र में है, तो उसके पसीने छूट गए। हालांकि यान फेई जनजात क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंच चुका था, फिर भी उसके और क्षेत्र के शिखर के बीच एक अंतर था। फिर भी उसकी शक्ति पहले से ही आम लोगों के लिए अकल्पनीय मानी जाती थी। तो दिव्य क्षेत्र, जो जनजात क्षेत्र से कहीं परे था, कितना दुर्जय था। अगर वह हत्यारे संप्रदाय को नष्ट करने में सफल हो जाता और पहाड़ों का बूढ़ा आदमी बच जाता, तो यह एक बड़ा खतरा पैदा कर देता। अगर वो शान अचानक प्रकट होकर यान फेई पर अचानक हमला कर देता, तो उसे डर था कि उसके शरीर को दफनाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। यान फेई को गहरी सोच में डूबा देखकर दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, विनाशक, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है वह सब बकवास नहीं है। अब खुद को बचाने का एक ही रास्ता है, और वह है हमारे हत्यारे संप्रदाय के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाना। ऐसा करने से तुम्हें अपनी हर इच्छा पूरी हो सकती है, वरना भले ही हम सब मर जाएं, हम तुम्हें अपने साथ ले ही जाएंगे। बेहतर होगा कि तुम ध्यान से सोचो कि कौन सा विकल्प हल्का है और कौन सा भारी। अचानक यान फेई ने पूछा, क्या हत्यारे संप्रदाय के नेता का नरक के बड़े दानव से कोई संबंध है? दाढ़ी वाला आदमी हैरान होकर बोला, तुम्हारा क्या मतलब है? यान फेई ने कहा, अगर तुम्हें नहीं पता तो खुद नर्क में जाकर बड़े दानव से पूछ लो, और तुम्हारे परमाणु बम के बारे में अभी मैं यही कहूंगा। दाढ़ी वाला आदमी अचंभित रह गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यान फेई के आखिरी वाक्य का क्या मतलब था। लेकिन वह यान फेई के शब्दों का निहितार्थ भी समझ गया, ये जानते हुए कि यान फेई ने अभी भी हार नहीं मानी है। उसने तुरंत सारे भ्रम त्याग दिए और यान फेई के साथ मरने के लिए तैयार होकर अपने हाथ में रिमोट कंट्रोलर दबाने ही वाला था। लेकिन तभी उसने अपनी आंखों के सामने एक धुंधलापन देखा और विशाल परमाणु बम यान फेई की हथेली के नीचे से गायब हो गया। मुसीबत का आभास पाकर उसने तुरंत रिमोट कंट्रोलर दबाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसने फिर से रिमोट दबाया, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हालांकि यान फेई को पहाड़ों के बूढ़े आदमी की दिव्य शक्ति का थोड़ा डर था, फिर भी उसने हत्यारे संप्रदाय को खत्म करने की अपनी योजना नहीं छोड़ी थी। उसकी वर्तमान शक्ति भले ही पर्याप्त न हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास पहाड़ों के बूढ़े आदमी को खत्म करने का कोई साधन नहीं था। भले ही बूढ़ा आदमी बेहद शक्तिशाली था, क्या वह ड्रोन जैसे उच्च तकनीक वाले हथियारों के हमले का सामना कर सकता था? जब तक पहाड़ों का बूढ़ा आदमी यान फेई के सामने खुद को प्रकट करने की हिम्मत करता, वह तुरंत ड्रोन का इस्तेमाल करके उसे मार गिराता और हत्यारे संप्रदाय की वंशावली को पूरी तरह से मिटा देता। यान फेई की वर्तमान शक्ति भले ही कम हो, लेकिन उसका ड्रोन अवतार निरंतर उन्नत होता रह सकता है। जैसे जैसे ड्रोन उन्नत होता जाएगा, उसकी अपनी शक्ति भी तेजी से बढ़ती जाएगी। अगर ड्रोन उन्नत होता रहा, तो एक दिन ऐसा आएगा जब यान फेई दिव्य लोक तक पहुंच सकेगा। जब तक पहाड़ों का बूढ़ा आदमी उससे ढूंढेगा, तब तक यान फेई दिव्य लोक में प्रवेश कर चुका होगा, और यह अनिश्चित होगा कि तब कौन मरेगा। यान फेई ने नए दृढ़ संकल्प के साथ टालमटोल करना बंद किया और तेजी से परमाणु बम को यूनिवर्सल स्पेस में ले जाने के लिए आगे बढ़ा। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने परमाणु बम को गायब होते देखा और जल्दी से अपना रिमोट कंट्रोलर दबाया, लेकिन यूनिवर्सल स्पेस के अवरोध, जिसमें रहस्यमय स्थानिक तकनीक शामिल थी, ने रिमोट कंट्रोलर की विद्युत चुंबकीय तरंगों को परमाणु बम तक पहुंचने से रोक दिया, जिससे बम का विस्फोट स्वाभाविक रूप से रुक गया। परमाणु बम को गायब और रिमोट कंट्रोलर को बेकार होते देख दाढ़ी वाले आदमी को एहसास हुआ कि स्थिति गंभीर है। रिमोट फेंककर उसने तेजी से कमरे से भागने की कोशिश की। तभी उसने यान फेई को अपने हाथ फैलाते देखा और अचानक एक विशाल दोहरे उद्देश्य वाली भारी मशीन गन उनके ऊपर प्रकट हुई, जिसकी भयानक नाल सीधे दाढ़ी वाले आदमी की ओर तान रही थी। इससे पहले जब यान फेई पत्थर के कमरे में फंसा था, उसने जमीन पर पड़ी भारी भरकम दोहरे उद्देश्य वाली मशीन गन को इकट्ठा किया था और फिर यूनिवर्सल स्पेस से गोला बारूद निकालकर बंदूक को फिर से लोड किया था, जिससे उसकी जबरदस्त युद्ध शक्ति वापस आ गई थी। यह तुरुप का पत्ता उसके हाथ में होने के कारण ही था कि यान फेई ने दाढ़ी वाले आदमी से बात करने में समय बर्बाद करने की हिम्मत की थी,
ये सोचे बिना कि दाढ़ी वाले आदमी का तुरुप का पत्ता असल में एक परमाणु बम था। सौभाग्य से यान फेई का यूनिवर्सल स्पेस रिमोट कंट्रोलर से सक्रिय परमाणु बम का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त था, जिससे वह बम छीनकर दाढ़ी वाले आदमी से उसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता छीन सकता था। यान फेई ने भारी दोहरे उद्देश्य वाली मशीन गन पकड़ी और दाढ़ी वाले आदमी पर निशाना साधा और ठंडी हंसी के साथ ट्रिगर दबा दिया। मशीन गन ने 20 मिलीमीटर के तोप के गोले दागे और दाढ़ी वाले आदमी ने बचने की पूरी कोशिश की। हालांकि घायल होने के बाद उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी और चैम्बर के अंदर की छोटी जगह उसे ज्यादा हिलने डुलने की अनुमति नहीं दे रही थी। कई तोप के गोलों से बचने के बाद उसके बाएं टखने में एक बड़े कैलिबर का गोला लगा। दाढ़ी वाले आदमी की चीख निकली जब वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। तोप ने उसका पूरा बायां पैर उड़ा दिया था, जिससे दाढ़ी वाले आदमी की हिलने डुलने की क्षमता खत्म हो गई थी। अब बाएं पैर और दाएं हाथ के बिना उसका शरीर बेहद असंतुलित था, जिससे वह यानफी का विरोध करने में पूरी तरह असमर्थ था। दाढ़ी वाले आदमी को जमीन पर गिराने के बाद यान फेई ने जीत की कोशिश नहीं की, बल्कि यूनिवर्सल स्पेस का इस्तेमाल करके उस भारी दोहरे इस्तेमाल वाली मशीन गन को वापस ले लिया। फिर वह आगे बढ़ा और उस अशक्त दाढ़ी वाले आदमी के सिर पर लात मारी, जिससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद यान फेई ने यूनिवर्सल स्पेस से एक हाई डेफिनेशन कैमरा निकाला और उसे ट्राइपॉड पर रखा। उसने कैमरा चालू किया, उसके पैरामीटर्स एडजस्ट किए और फिर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। यान फेई ने अपनी छाती पर लगा एक छोटा सा निगरानी कैमरा हटा दिया। ये कैमरा यान फेई ने जानबूझकर पहना था ताकि हत्यारे संप्रदाय के विनाश को पूरी तरह से रिकॉर्ड कर सके। इस कैमरे ने उसकी पिछली हरकतें कैद कर ली थीं, और जैसे ही वह वहां से चला जाता, सहायक बुद्धिमान मस्तिष्क उस फुटेज को एक पूरे वीडियो में संपादित कर देता और उसे इंटरनेट पर अपलोड कर देता, जिससे विध्वंसक की निवारक शक्ति बढ़ जाती। अब दाढ़ी वाले आदमी को जिंदा कैद करने के बाद यान फेई ने तुरंत छोटा कैमरा बदलकर हाई डेफिनेशन वाला कैमरा लगा दिया। उसे साफ पता था कि वह मध्य पूर्व क्यों आया है, उसका एकमात्र उद्देश्य बदला लेना था। दाढ़ी वाला आदमी, जिसने वीडियो में लियू टिंगटिंग को बेरहमी से प्रताड़ित किया था, अब लियू टिंगटिंग के साथ हुई हर घटना का अनुभव करने वाला था, ताकि दुनिया उसे जान सके। दाढ़ी वाले व्यक्ति के भाग्य ने एक बात साबित कर दी, न्याय की जीत होती है और प्रतिशोध निश्चित है। फिल्मांकन के लिए तैयार होने के बाद यान फेई ने अपने कपड़े फिर से देखे, सिर पर नकाबपोश दुपट्टे को व्यवस्थित किया और चेहरे के एकमात्र खुले हिस्से यानी आंखों पर धूप का चश्मा लगाया, जिससे वह कपड़ों के नीचे पूरी तरह छिप गया। फिर उसने अपने शरीर के आकार को ठीक करना शुरू किया, अपनी हड्डियों के बीच की जगह को फैलाया और अपनी मांसपेशियों की संरचना में बदलाव किया, जिससे वह लंबा और दुर्जेय दिखाई देने लगा। फिर यान फेई ने वीडियो कैमरे में अपना अंतिम रूप देखा और पाया कि वह 2 मीटर लंबे हटे कट्टे आदमी में बदल गया था। इस छवि और उसके असली रूप में इतना अंतर था कि किसी के लिए भी उसे पहचानना नामुमकिन था, और तभी उसे आखिरकार राहत मिली। हालांकि जैसे ही यान फेई दाढ़ी वाले आदमी पर काम शुरू करने ही वाला था, उसकी नज़र अचानक जमीन पर पड़े एक रिमोट कंट्रोलर पर पड़ी। उसका दिल धड़क उठा और उसे उठाकर देखा तो पाया कि कंट्रोलर टूट गया था और काम करना बंद कर दिया था। freewebnovel.com। मध्य पूर्व में यान फेई का मिशन हत्यारे संप्रदाय का नाश करना था, लेकिन उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि उनका मुख्यालय एक पहाड़ के भीतर होगा और पहाड़ के भीतर एक अभूतपूर्व शहर का रूप ले लेगा। शहर न केवल रास्तों से भरा हुआ था, बल्कि घनी आबादी वाला भी था, और यान फेई को यकीन नहीं था कि वह अंदर के सभी लोगों का सफाया कर पाएगा। जैसे ही यान फेई ने हत्याएं शुरू की, अंदर के लोगों को उसकी हरकतों का पता चलने में देर नहीं लगी। हत्यारे संप्रदाय के सदस्य मूर्ख नहीं थे। अगर उन्हें पता चलता कि वे पराजित हैं, तो वे निश्चित रूप से तितर-बितर होकर भाग जाते। इसके साथ ही अगर पहाड़ के बाहर ड्रोन भी गश्त करते तो भी कुछ जाल से बच निकलते। एक बार जब ये भागने वाले छिपने का फैसला कर लेते तो यान फेई के लिए उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता। अगर उन्हें मौका मिलता तो वे फिर से शक्तिशाली हो सकते थे और यान फेई के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते थे। इसलिए उसे पहाड़ के भीतर बसे शहर को पूरी तरह से तबाह करने और उसके सभी निवासियों को मार डालने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ा। यान फेई की प्रारंभिक योजना उस परमाणु बम का उपयोग करना था जिसे उसने अभी अभी प्राप्त किया था, ताकि वह पूरी तरह से नष्ट हो जाए। पहाड़ के भीतर बसे शहर को तबाह कर दिया, साथ ही हत्यारे संप्रदाय को भी उखाड़ फेंका। उसके पास जो परमाणु बम था, उसके विस्फोट से भयानक 2 मिलियन टन TNT विस्फोटक निकले। अगर यहां विस्फोट किया जाता तो ये पूरे शहर और उसके लोगों को आसानी से खत्म कर सकता था।
इससे पहले यान फेई को असली परमाणु हथियारों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उसे बस दाढ़ी वाले आदमी से हुई बातचीत से ही जानकारी मिली थी। वह जानता था कि इस रिमोट कंट्रोलर से बम को सक्रिय किया जा सकता है, लेकिन अब चूंकि कंट्रोलर टूट चुका था, इसलिए वह परमाणु बम लॉन्च नहीं कर पा रहा था, और इसलिए हत्यारे संगठन को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा था। यान फेई को यकीन था कि वह शहर और उसके लोगों को तबाह करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ ही लेगा, लेकिन अभी उसे और भी जरूरी काम निपटाने थे, दाढ़ी वाले आदमी से निपटना। उसने सबसे पहले कमरे में जगह खाली की, बीच में एक मेज रखी और फिर ब्रह्मांड से पहले से तैयार की हुई कुछ चीजें निकालकर एक एक करके मेज पर रख दी। आखिर में उसने बेहोश दाढ़ी वाले आदमी को घसीटकर मेज पर पटक दिया, मानो वध के लिए तैयार कोई जानवर हो। यान फेई ने अपना गला साफ किया और अपनी गले की मांसपेशियों का इस्तेमाल करके स्वर तंत्री के कंपन को बदलकर अपनी आवाज को गहरी बैरिटोन में बदल दिया। फिर वह हाई डेफिनेशन कैमरे के सामने खड़ा हुआ और आधिकारिक रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। धीमी आवाज में बोलते हुए यान फेई ने कहा, सभी को नमस्कार, मेरा नाम डिस्ट्रॉयर है। मैंने हत्यारे संप्रदाय को खत्म करने का मिशन लिया है। मैंने हत्यारे संप्रदाय को खत्म करने का काम पूरा कर लिया है और मैं उनके विनाश का वीडियो अलग से जारी करूंगा। फिलहाल मेरे पास इस कार्य को पोस्ट करने वाले नियोक्ता के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। उसने पोस्ट में बताया था कि हत्यारे संप्रदाय के एक सदस्य ने लियू टिंगटिंग नाम की एक चीनी महिला की बेरहमी से हत्या कर दी थी। मैंने उसकी हत्या का वीडियो ऑनलाइन भी देखा है। हत्यारे संप्रदाय का सफाया करने के बाद मैंने यहाँ एक व्यक्ति को पकड़ा और पता चला कि यही वह हत्यारा है जिसने लियू टिंगटिंग को बेरहमी से प्रताड़ित किया था। यान फेई पीछे हट गया, जिससे उसके पीछे दाढ़ी वाला आदमी दिखाई दिया। हालांकि दाढ़ी वाला आदमी दयनीय लग रहा था, उसके ज्यादातर बाल और दाढ़ी जल गई थी, फिर भी उसके चेहरे के भाव बहुत यादगार थे। लियू टिंगटिंग की हत्या का वीडियो देखने वाला कोई भी व्यक्ति तुरंत पहचान सकता था कि बेहोश आदमी ही उस वीडियो में गला काटने वाला हत्यारा था। freewebnovel.com। यान फेई ने आगे कहा, मेरे नियोक्ता ने हत्यारे संप्रदाय को नष्ट करने का काम इसलिए दिया क्योंकि इस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने लियू टिंगटिंग को प्रताड़ित करके मार डाला था। ऐसा लगता है कि वह बुराई से घृणा करता है। अब मैं उसे एक खास तोहफा दूंगा। मैं लियू टिंगटिंग को मिले सारे दर्द को इस दाढ़ी वाले व्यक्ति को लौटाना चाहता हूं। अगर नियोक्ता खुश हो जाए तो वह मेरी मेहनत की सराहना में मौजूदा इनाम में $1 और जोड़ सकता है। मेज से एक तेज खंजर उठाकर कैमरे के सामने लहराते हुए यान फेई ने कहा, यह दाढ़ी वाला आदमी बहुत दुखी लग रहा है, लेकिन यही वह हत्यारा है जिसने लियू टिंगटिंग की हत्या की है, इसलिए वह किसी भी सहानुभूति का हकदार नहीं है। यह मत सोचो कि बेहोश होने के कारण वह जवाबी हमला नहीं कर सकता। अपनी सुरक्षा के लिए मैं उसके बचे हुए एक हाथ और एक पैर की नसें काट दूंगा, जिससे उसकी पलटवार करने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यान फेई ने तेजी से खंजर से दाढ़ी वाले आदमी की कलाई और टखने पर वार कर दिया, जिससे उसके हाथ और पैर की दोनों नसें कट गईं। दोनों नसें कट जाने से दाढ़ी वाले आदमी की हिलने डुलने की क्षमता पूरी तरह चली गई। बेहोशी की हालत में तेज दर्द से उसकी नींद खुली तो उसने चीख मारी और उसे एहसास हुआ कि उसके अंग गतिहीन हो गए हैं। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसकी नसें कट गई हैं और वह अशक्त हो गया है। लेकिन दाढ़ी वाला आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था। हालांकि उसे दर्द हो रहा था, उसने अपना मुंह भींच लिया था, मुंह से आवाज निकालने से इनकार कर दिया था। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं और यान फेई पर टिकी थीं। दाढ़ी वाले आदमी की आंखों में गुस्सा देखकर यान फेई को अचानक कुछ याद आया। कैमरे के सामने उसने समझाया, अरे नहीं, मैं तो बस एक बहुत जरूरी बात भूल गया और एक बहुत बड़ी गलती करते करते रह गया। शुक्र है, अभी भी सुधार का समय है। इतना कहकर यान फेई ने मेज से एक पत्थर उठाया, उसका वजन नापा और उससे संतुष्ट महसूस किया। फिर वह दाढ़ी वाले आदमी के पास गया, उसकी गुस्से भरी निगाहों के सामने अपना सिर उठाया और पत्थर को जोर से घुमाया, जिससे दाढ़ी वाले आदमी का मुंह चकनाचूर हो गया। यान फेई की अपार शक्ति के कारण दाढ़ी वाले आदमी के सारे दांत तोड़ने के लिए बस 2 ही वार लगे। freewebnovel.com। दाढ़ी वाले आदमी के मुंह पर वार किया गया, न सिर्फ उसके सारे दांत टूट गए, बल्कि उसका पूरा मुंह चकनाचूर और विकृत हो गया। उसे जो तेज दर्द हुआ उससे वह कराह उठा, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहना चाह रहा था। जैसे ही दाढ़ी वाले आदमी ने मुंह खोला, उसके विकृत मुंह से खून बहने लगा और दांत एक एक करके बाहर निकल आए। दाढ़ी वाले आदमी की भयानक हालत की परवाह न करते हुए
यानफेई फिर से वीडियो कैमरे के सामने खड़ा हो गया और संतुष्ट होकर बोला, अच्छा हुआ कि मैंने देखा कि इस दाढ़ी वाले आदमी के मुंह में अभी भी दांत थे। वरना अगर उसने अपनी जीभ काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की होती तो मैं अभी किया अपना वादा पूरा नहीं कर पाता। दर्द सहते हुए दाढ़ी वाले आदमी ने यानफेई को गुस्से से घूरा। हालांकि यानफेई ने अपना रूप बदल लिया था, फिर भी उसने पहले जैसे ही कपड़े पहने हुए थे, और चूंकि दाढ़ी वाला आदमी खुद एक जन्मजात विशेषज्ञ था और रूप बदलने के तरीके जानता था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से पहचान लिया कि यह 2 मीटर लंबा, प्रभावशाली और हट्टा कट्टा आदमी वही विध्वंसक है जो पहले वाला था। इसके अलावा वीडियो कैमरे की मौजूदगी से पता चल रहा था कि वह रिकॉर्डिंग कर रहा था। इस समय दाढ़ी वाले आदमी को एहसास हुआ कि यह विध्वंसक उससे बेरहमी से प्रताड़ित करने का इरादा रखता है, उस कर्मचारी का बदला लेने के लिए जिसने यानफेई को यह काम सौंपा था। अब उसके हाथ पैर जड़ हो गए थे, सारे दांत टूट गए थे, आत्महत्या का विचार भी उसके लिए असंभव था। वह यानफेई द्वारा दी जा रही क्रूर यातना को बस स्वीकार कर सकता था। पहले दुनिया की किसी भी चीज से न डरने वाला और क्रूरता में बेजोड़ दाढ़ी वाले आदमी को अब मवेशियों की तरह मेज पर काटे जाने और तड़पाए जाने के ख्याल से ही डर लगने लगा। इस पल उसे यानफी के साथ मरने का फैसला पहले न करने का गहरा अफसोस हुआ, या फिर जब उसे होश आया और स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, तब उसने अपनी जीभ क्यों नहीं काटी। यानफेई ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर नीचे रखा और धीरे से अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। दाढ़ी वाले आदमी की ओर देखते हुए, जो घबरा रहा था, उसने कहा, ठीक है, आखिरकार सारे संभावित खतरे टल गए हैं, और मैं जो चाहूं कर सकता हूं। अब मैं कहां से शुरू करूं? मैं पहली बार ऐसा कुछ कर रहा हूं, मुझे बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। शायद उस हिस्से से शुरुआत करूं जो एक पुरुष की गरिमा को दर्शाता है। इसके साथ ही यानफेई के खंजर ने गतिहीन दाढ़ी वाले आदमी की पैंट को चीरते हुए उसके गुप्तांगों को उजागर कर दिया। दाढ़ी वाला आदमी बहुत ही प्रतिभाशाली था, लेकिन जैसे ही तेज खंजर ने उसे छुआ, वह अचानक सिकुड़ गया और हवा में चने की तरह कांपने लगा। अपनी मर्दानगी के प्रतीक को खोने के ख्याल से दाढ़ी वाला आदमी डर गया और जोर जोर से बड़बड़ाने लगा। लेकिन अब उसके विकृत मुंह के कारण उसके शब्द अस्पष्ट और समझ से परे हो गए थे। यानफेई ने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, उस पर तरस मत खाओ, क्योंकि इस आदमी ने पहले भी लियू टिंगटिंग को इसी तरह प्रताड़ित किया है। तुम्हें पता है, लियू टिंगटिंग एक खूबसूरत महिला थी और वह उन्हें चोट पहुंचाने में जरा भी नहीं हिचकिचाया। तो आज चलो आंख के बदले आंख का मजा लेते हैं और उसे भी इस सुखद प्रक्रिया का आनंद लेने देते हैं। उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही यानफेई के हाथ में चाकू चमक उठा और दाढ़ी वाले आदमी के गुप्तांग को पूरी तरह से काट डाला। जैसे ही खंजर ने वार किया, दाढ़ी वाले आदमी की कमर से खून की धार फूट पड़ी। तेज दर्द के मारे वह बेकाबू होकर मेज पर लौटने लगा और कराहने लगा। लेकिन चूंकि वह अपने हाथों से घाव को ढक नहीं पा रहा था, इसलिए वह अपनी पीड़ा कम करने के लिए कुछ नहीं कर सका। अपनी जबरदस्त ताकत के लिए मशहूर दाढ़ी वाला आदमी हमेशा से दूसरों को यातनाएं देता आया था। इसलिए जब उसे ऐसी पीड़ा का सामना करना पड़ा, तो एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक विरोधाभास पैदा हुआ जिसने दर्द के प्रति उसकी संवेदनशीलता को और बढ़ा दिया और ऐसी पीड़ा दी जो उसकी आत्मा में गहराई तक उतर गई। अब उसे एहसास हुआ कि वह उतना ताकतवर नहीं है जितना उसने सोचा था। उसे भी डर और दर्द का एहसास होगा। इस पल उसे उन लोगों की आंखों में गिड़गिड़ाहट समझ आने लगी जिनकी उसने बेरहमी से हत्या की थी। गंभीर रूप से घायल दाढ़ी वाला आदमी आखिरकार इनेट पीक के पास एक सुपर एक्सपर्ट था। जैसे ही उसे घातक चोट लगी, उसका शरीर अपने आप ही समायोजित हो गया, आसपास की मांसपेशियों का उपयोग करके फटी हुई रक्त वाहिकाओं को दबाया और चमत्कारिक रूप से रक्तस्राव को तुरंत रोकने में कामयाब रहा। यानफेई ने अपने खंजर से अभी अभी काटा हुआ टुकड़ा उठाया, उसे दाढ़ी वाले आदमी के सामने एक पल के लिए घुमाया, फिर घृणा से कमरे के एक कोने में फेंक दिया। मेज पर लौट रहे दाढ़ी वाले आदमी को देखकर उसने उत्साह से पूछा, इस तरह नपुंसक होने पर कैसा लग रहा है? क्या ये रोमांचक है? दाढ़ी वाले आदमी ने अपने मुंह से एक अस्पष्ट कराह निकाली। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं और वे यानफेई पर टिकी हुई थीं। अचानक अपने माथे पर थपकी देते हुए यानफेई ने कहा, ओह, ये सही है, क्योंकि अब तुम साफ साफ बोल नहीं सकते, इसलिए तुम्हारी जीभ बेकार है। चलो, मैं इसे काटने में तुम्हारी मदद करता हूं। दाढ़ी वाले ने बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। आखिरकार उसकी जीभ उसके मुंह से पूरी तरह बाहर निकल गई। दाढ़ी वाला आदमी तड़प रहा था और चीखने की आवाज निकाल रहा था, लेकिन वह यानफेई की हरकत को रोक नहीं सका।
अंत में यान फेई ने दाढ़ी वाले आदमी की जीभ को और भी लंबा कर दिया था, और दाढ़ी वाला आदमी आवाज निकालने की क्षमता पूरी तरह से खो चुका था। उसकी जीभ उसके शरीर को घसीट रही थी, बिना हिले डुले। ये देखकर कि दाढ़ी वाले आदमी ने अब कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, यानफेई ने आखिरकार उसे घसीटना बंद कर दिया और यानफेई के हाथ में एक खंजर आ गया। खंजर ठंडी चमक के साथ तेजी से दाढ़ी वाले आदमी की जीभ काट दी। जब दाढ़ी वाले आदमी की जीभ कटी तो उसके मुंह से खून की धार फूट पड़ी और वह एक भयानक चीख के साथ चीख पड़ा। दाढ़ी वाला आदमी जमीन पर गिर पड़ा, बार बार लौटता रहा और दर्द से कराहता रहा, लेकिन बिना दांतों के और अब बिना जीभ के ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहना चाह रहा था। यान फेई ने चिमटा उठाया, उसमें अभी भी दबी लंबी जीभ को घृणा से देखा और उसे दूर फेंक दिया। वह मन ही मन बुदबुदाया, मैं सच में विकृत हूं, एक बड़े आदमी की जीभ में ऐसी क्या खूबी है, इसे फेंक देना ही बेहतर है। अपनी नसें तोड़ने, दांत तोड़ने, गुप्तांग काटने और जीभ काटने की क्रूर यातनाएं सहने के बाद, जन्मजात क्षेत्र का एक महारथी होने के बावजूद यान फेई अब सांस लेने से ज्यादा सांस छोड़ रहा था, मुश्किल से जिंदा था। मेज खून से लथपथ थी और कमरा मानव अंगों से भरा था जिन्हें यान फेई ने फेंक दिया था। वाकई एक भयावह दृश्य। कुछ देर इधर उधर लौटने के बाद दाढ़ी वाला आदमी आखिरकार रुक गया। वह मेज पर लेट गया और यान फेई को घृणा भरी आंखों से घूरने लगा। ... यान फेई ने आश्चर्य का नाटक करते हुए कहा, अरे नहीं, तुम्हारी आंखों में वो नजर मुझे डरा रही है। इसकी वजह से मुझे बुरे सपने आ सकते हैं, इसलिए अपनी चैन की नींद के लिए बेहतर होगा कि मैं तुम्हारी वो आंखें निकाल दूं। फिर मुझे उनके बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। ये कहने के बाद यान फेई ने एक बार फिर दाढ़ी वाले आदमी को पकड़ लिया और उसे कैमरे के सामने खींच लिया, जिससे वह वीडियो कैमरे की ओर देखने लगा। यान फेई ने कहा, एक बार अच्छी तरह से देख लो, अब से तुम अनंत अंधकार में रहोगे। freewebnovel.com। आखिरकार दाढ़ी वाले आदमी की आंखों में डर का भाव उभर आया। उसने जिंदगी भर दूसरों पर हावी रहते हुए सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने की चाहत में बिताया था। वह कल्पना भी नहीं कर पा रहा था कि सचमुच अंधेरे में जीना कैसा होगा। freewebnovel.com। यान फेई ने मेज से एक लोहे का चम्मच उठाया जो दाढ़ी वाले आदमी की आंख पर बिल्कुल फिट बैठा। वीडियो कैमरे के लेंस में देखते हुए उसने प्यार से याद दिलाया, ध्यान से देखना, तुम देखोगे कि इंसान की आंख कैसे अपनी आंख के गड्ढे से बाहर निकलती है। उसके बोलते ही यान फेई ने जोर लगाया और लोहे का चम्मच दाढ़ी वाले आदमी की आंख में धंस गया। फिर चम्मच घुमाकर उसने दाढ़ी वाले आदमी की आंख की पुतली निकाल ली। दाढ़ी वाला आदमी चीख पड़ा, उसकी आंख में छेद हो गया और खून बहने लगा। यान फेई ने चम्मच को एक तरफ फेंक दिया जिससे उसमें रखी आंख बाहर निकल आई। फिर उसने फिर से जोर लगाया, चम्मच से दाढ़ी वाले आदमी की दूसरी आंख भी उकेर दी और उसे भी चम्मच के साथ ही फेंक दिया। ये सब करने के बाद यान फेई ने दाढ़ी वाले आदमी को वापस मेज पर पटक दिया और एक बार फिर कैमरे के सामने आकर बोला, अब जब हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं तो आपको क्या लगता है मैं इस हत्यारे के साथ क्या कर सकता हूं? मेरे पास फिलहाल कोई उपाय नहीं बचा है। अरे नहीं, उसका एक हाथ और एक पैर तो अभी भी बचा है। मैं अभी भी कुछ नया कर सकता हूं। यान फेई अपने फैसले से काफी संतुष्ट लग रहा था। उसने मेज से एक बेत का चाकू उठाया और दाढ़ी वाले आदमी के शरीर पर रखकर उसके कान में फुसफुसाया, तुम खुशकिस्मत हो कि अब अंधे हो, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, वरना मैं तुम्हारा आखिरी हाथ पैर भी काट दूंगा। ये देखकर तुम डर जाते। तुम्हें सचमुच मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत दयालु हूं। अपनी आंखें खोने की पीड़ा के बीच दाढ़ी वाले आदमी ने यानफी की बातें सुनी और फिर से बेतहाशा संघर्ष करने लगा। बस उसी पल दाढ़ी वाले आदमी को जिंदगी की खूबसूरती का एहसास हुआ और उसे एहसास हुआ कि शायद उसे पहले जो मजा आता था वो बेकार था। हालांकि अब वो बाहरी दुनिया के सामने अपनी राय जाहिर नहीं कर सकता था। एक मामूली चींटी भी जिंदगी से चिपकी रहती है। क्या मैं नहीं, अभी मरा नहीं हूं? उसे लगा कि वो इस विकलांग अवस्था में जीना स्वीकार कर सकता है। यान फेई दाढ़ी वाले आदमी की भावनात्मक यात्रा से अनजान था। उसने अपनी कलाई के एक झटके से 2 तेज वार किए, जिससे दाढ़ी वाले आदमी का आखिरी हाथ और आखिरी पैर अलग हो गया। पहले से ही संघर्ष कर रहा दाढ़ी वाला आदमी फिर से जोर जोर से छटपटाने लगा। लेकिन अब जब यान फेई ने उसे एक धड़ जैसे आदमी में बदल दिया था तो वह खुद हिल भी नहीं पा रहा था, बस बेबस होकर मेज पर तड़प रहा था। मेज पर दाढ़ी वाले आदमी की दयनीय हालत देखकर यान फेई के मन का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। हालांकि एक आखिरी कदम था जो उसने पूरा नहीं किया था।
कैमरे के सामने खड़े होकर उसने कहा, मेज पर बैठा ये दाढ़ी वाला आदमी एक हत्यारा चीनी लड़की लियू टिंगटिंग की बेरहमी से हत्या कर चुका है, इसलिए मैंने भी उसके साथ वैसी ही क्रूरता की है। आप में से कुछ लोग कहेंगे, क्या आप खुद हत्यारे नहीं हैं? आपको इस दाढ़ी वाले आदमी को सजा देने का अधिकार क्या है? आपका सवाल पूछना जायज है। मेरा नाम विध्वंसक है और मेरा उद्देश्य मानवता में व्याप्त सभी कुरूपताओं को मिटाना है। मेरी ताकत ही मुझे ऐसा करने की शक्ति देती है। अगर मुझमें ये ताकत नहीं होती तो अब तक कोई और मुझे यातना देकर मार चुका होता। इसलिए अगर कोई इस आदमी का बदला लेना चाहता है तो वह मुझसे मिल सकता है। अगर आपकी ताकत मुझसे ज्यादा है तो आप मुझे भी उतनी ही यातना दे सकते हैं। ये कहकर यान फेई ने उस बुरी तरह क्षत विक्षत व्यक्ति को जमीन से उठाया और उसे निगरानी कैमरे की नजर में लाकर उसकी दुखद स्थिति सबके सामने ला दी। फिर यान फेई उस आदमी के कान के पास झुकी और फुसफुसाई, तुम मरने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें एक बड़ा राज बताती हूँ। मैं विध्वंसक हूँ और मैं एक चीनी भी हूँ। मेरा असली नाम यान फेई है, वही व्यक्ति जिसके पीछे तुम आने की कोशिश कर रहे थे। दाढ़ी वाला आदमी पहले से ही अपनी गंभीर चोटों के कारण स्तब्ध था, लेकिन यान फेई का रहस्य अपने कान में सुनकर वह अचानक हताश होकर संघर्ष करने लगा और उसके मुंह से अस्पष्ट आवाजें निकलने लगीं। यान फेई ने आगे कहा, जिस व्यक्ति ने डार्क वेब पर कार्य पोस्ट किया था वह मैं ही था, जिस व्यक्ति ने कार्य लिया वह भी मैं ही था, और आप में से जिन लोगों ने प्रशांत महासागर में लू पिंगपिंग का अपहरण किया था उन सभी को मैंने ही मार डाला था। यान फेई की बातें सुनकर दाढ़ी वाला आदमी एक बार फिर हिंसक रूप से लड़ पड़ा। यान फेई ने उसके कान में फुसफुसाया, हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं थी और सामान्य परिस्थितियों में हमारी जिंदगी कभी एक दूसरे से नहीं मिलती। लेकिन तुम्हें मुझे परेशान नहीं करना चाहिए था। तुमने न सिर्फ मेरे महाप्रबंधक का अपहरण किया बल्कि मेरे कर्मचारियों को भी प्रताड़ित किया और मुझे उकसाया, इसलिए मुझे कार्रवाई करनी पड़ी और तुम्हारे हत्यारे संप्रदाय को पूरी तरह से नष्ट करना पड़ा। याद रखना, हत्यारे संप्रदाय का पतन पूरी तरह से तुम्हारा ही किया धरा है, इसके लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यान फी की बातें सुनकर दाढ़ी वाले आदमी ने अचानक संघर्ष करना बंद कर दिया और अपनी किस्मत पर हार मान ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने लालच में आकर एक बेहद ताकतवर व्यक्ति को परेशान कर दिया जिसे कभी उकसाया ही नहीं जाना चाहिए था। हत्यारा संप्रदाय कई सालों से सुप्त पड़ा था और अभी अभी फिर से उठ खड़ा हुआ था। इस मुकाम तक पहुंचने में उसे 1 दर्जन से ज्यादा पीढ़ियां और जबरदस्त कोशिशें लगी थीं। अब संप्रदाय का विनाश उसके अपने हाथों में था और वह सदियों से संप्रदाय के नेताओं का सामना नहीं कर सकता था। अपना राज बताकर यान फेई ने दाढ़ी वाले आदमी को एक बार फिर वीडियो कैमरे के सामने उठाया और ऊंची आवाज में कहा, हत्यारे संप्रदाय एक राक्षस जो ऐतिहासिक नदी की गहराई से रेंगकर ऊपर आया है, अपने पुराने गौरव को बहाल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तुम भूल गए हो कि समय बदल गया है और अब तुम्हारा प्रभुत्व का जमाना नहीं रहा। चलो मैं तुम्हें इतिहास की नदी की गहराई में वापस भेज दूं। freewebnovel.com। इस अंतिम कथन के बाद यान फेई के हाथ में एक तेज खंजर आया और उसने उसे दाढ़ी वाले आदमी की गर्दन पर रख दिया। फिर तेजी से उसे पार करते हुए उसने उस आदमी का गला चीर दिया। कैरोटिड धमनी से खून की धार फूट पड़ी, लेकिन तब तक दाढ़ी वाले आदमी में अब और संघर्ष करने की ताकत नहीं बची थी। यान फेई ने दाढ़ी वाले आदमी को हवा में उठा लिया। उसके हाथ में खंजर बार बार वार कर रहा था, जिससे उसकी गर्दन का घाव और चौड़ा हो गया। आखिरकार खंजर ने उसकी गर्दन पूरी तरह से अलग कर दी। दाढ़ी वाले आदमी का शरीर बिना किसी सहारे के जमीन पर गिर पड़ा, जिससे खून चारों तरफ फैल गया। दाढ़ी वाले आदमी की पिछली हरकतों की नकल करते हुए यान फेई ने कटे हुए सिर को बालों से पकड़ा, खून से सनी ट्रॉफी को कैमरे की ओर बढ़ाया और कहा, हत्यारे संप्रदाय यहां समाप्त होता है। इन शब्दों के बाद यान फेई ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ सिर फेंक दिया और फिर हाई डेफिनेशन कैमरा बंद कर दिया। इन सब क्रियाओं ने यान फेई को एक ताज़ा स्पष्टता का एहसास कराया। उसका गुस्सा आखिरकार शांत हो गया। यहां आने का उसका मुख्य उद्देश्य अब काफी हद तक पूरा हो चुका था। रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद यान फेई ने वीडियो कैमरा बंद कर दिया और एक लंबी सांस छोड़ते हुए कुछ थका हुआ महसूस किया। आमतौर पर अपनी मौजूदा शारीरिक शक्ति के साथ वह चाहे कितना भी काम कर ले थकता नहीं। उसे जो थकान महसूस हो रही थी वह इसलिए थी क्योंकि उसने गुस्से में आकर कोई काम किया था और जो कुछ उसने किया वह उसके सामान्य सिद्धांतों के विरुद्ध था। उसके दिल में हमेशा एक बोझ रहता था, इसीलिए रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद वह मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करता था।
इस अनुभव के बाद यान फेई ने मन ही मन तय कर लिया कि अब से दुश्मनों से निपटते समय चाहे वे कितने भी क्रूर क्यों न हो, वह उन्हें तुरंत मार डालेगा। वह अब ऐसे तरीके नहीं अपनाएगा जिससे उसमें नकारात्मक भावनाएं भड़कें, क्योंकि जब वह दाढ़ी वाले आदमी के अंग भंग कर रहा था तो उसे वास्तव में एक विकृत आनंद की अनुभूति हो रही थी। अगर यान फेई इस तरह के विकृत आनंद में लिप्त हो गया तो उसका जीवन निरर्थक हो जाएगा। इतना सब करने के बाद यान फेई को आखिरकार कमरे का ठीक से निरीक्षण करने का समय और मन मिला। कमरा किताबों से भरी अलमारियों से भरा था। हालांकि यान फेई की पिछली हरकतों की वजह से इस कमरे की किताबें पूरी तरह से अस्त व्यस्त थीं, कुछ तो दाढ़ी वाले आदमी के खून से भीग गई थीं, जिससे उनमें लिखी बातें पढ़ने लायक नहीं थीं। हालांकि कमरे के दूर वाले कोने में रखी किताबों की अलमारियां बरकरार थीं और उनमें रखी किताबें अभी भी जस की तस थीं। यान फेई वहां गया और सुरक्षित किताबों की अलमारियों पर रखी किताबों को देखने लगा। लेकिन चूंकि ये सभी किताबें अरबी में लिखी थीं, जिसे यान फेई बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था, इसलिए सहायक मस्तिष्क से तुरंत अनुवाद उसके लिए राहत की बात थी। इससे यान फेई को इन किताबों के शीर्षक समझने में मदद मिली। पता चला कि यह हत्यारे संप्रदाय के ऐतिहासिक ग्रंथों का एक भंडार था, शाओलिन मंदिर के धर्मग्रंथ भंडार जैसा, जो हत्यारे संप्रदाय के सिद्धांतों और पूर्व संप्रदाय प्रमुखों की व्याख्याओं और विचारों से भरा हुआ था। यान फेई को इन किताबों की विषय वस्तु में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने उन्हें छोड़ दिया। यान फेई अपने रास्ते पर चलता रहा, उसे बस यही प्राचीन ग्रंथ मिले। कुछ कदम और आगे बढ़ने पर वह किताबों की अलमारियों की आखिरी पंक्ति में पहुंच गया। वहां आखिरी किताबों की अलमारी में उसे आखिरकार कुछ अलग किताबें मिलीं। इनमें हत्यारे संप्रदाय के बैंक खातों की जानकारी, विभिन्न आय व्यय के बही खाते, संप्रदाय के सदस्यों की संगठनात्मक सूची, हत्या की गतिविधियों की सूची, संप्रदाय की महत्वपूर्ण घटनाओं का वृतांत और पहाड़ी शहर की शहरी विकास योजनाएं वगैरह शामिल थीं। इन महत्वपूर्ण पुस्तकों को देखकर यान फी की रुचि जागृत हुई। हालांकि अभी इन्हें पढ़ने का सबसे अच्छा समय नहीं था, इसलिए उसने जल्दी से सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों को बाद में समीक्षा के लिए यूनिवर्सल स्पेस में संग्रहित कर लिया, विशेष रूप से वह पुस्तक जिसमें हत्यारे संप्रदाय के बैंक खाते की जानकारी दर्ज थी, जिसका वह गहन अध्ययन करना चाहता था। शायद वह इन खातों से अपने विकास और विस्तार के लिए धन निकाल सके। freewebnovel.com यान फेई ने सभी उपयोगी पुस्तकें ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में संग्रहित कर ली, लेकिन पहाड़ी शहर के निर्माण की योजना का विवरण देने वाली एक पुस्तक अपने पास रख ली। उसने ये पुस्तक खोली और पढ़ना शुरू किया। इसमें मुख्यतः बताया गया था कि पहाड़ी शहर की खोज कैसे हुई और फिर उसका निर्माण कैसे हुआ। इस विवरण ने यान फेई की पिछली अटकलों की पुष्टि की। सदियों पहले एक हत्यारे संप्रदाय के सदस्य को पहाड़ में कई प्राकृतिक गुफाएं अचानक मिल गईं। संप्रदाय ने फिर जांच के लिए लोगों को भेजा और पाया कि इनमें विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने मूल प्राकृतिक गुफाओं का विस्तार और पुनर्निर्माण करने का निर्णय लिया। अनगिनत जनशक्ति और धन खर्च करने के बाद हत्यारे संप्रदाय ने अंततः दुनिया के इस वास्तुशिल्प चमत्कार का निर्माण पूरा किया। संप्रदाय की गुप्त प्रकृति के कारण, इसकी गोपनीयता के कारण ये जनता की नजरों से छिपा रहा और इसकी चमक फीकी रही। यान फेई को इस बात ने उत्साहित किया कि पुस्तक में न केवल पहाड़ी शहर के निर्माण का विस्तृत विवरण दिया गया था, बल्कि एक व्यापक संरचनात्मक आरेख भी शामिल था। इस योजना में पहाड़ी शहर की सभी इमारतों और मार्गों को चिन्हित किया गया था, जिससे सहायक मस्तिष्क को यान फेई से जानकारी प्राप्त होते ही अपने डेटाबेस में तैयार किए गए शहर के मॉडल को पूरा करने में मदद मिली। जल्द ही पहाड़ी शहर का एक पूरा मॉडल यान फेई के सामने साकार हो गया। हालांकि ऑक्सिलरी ब्रेन के डेटाबेस में पहले से ही पहाड़ी शहर का एक मॉडल आरेख मौजूद था, जिसमें कई रास्ते और इमारतें दिखाई दे रही थीं, लेकिन इसकी विषय वस्तु केवल उन क्षेत्रों तक सीमित थी जहां यान फेई ने स्वयं यात्रा की थी, और कई अनदेखे क्षेत्रों को मॉडल में शामिल नहीं किया गया था। अब पूरे शहर की संरचना के साथ ऑक्सिलरी ब्रेन का मॉडल पूरी तरह से विस्तृत हो गया, जिसमें प्रत्येक इमारत और रास्ते के आकार और नाम, साथ ही विभिन्न वेंटिलेशन नलिकाओं और बिजली के तारों का लेआउट, यहां तक कि सबसे केंद्रीय बिजली उत्पादन सुविधा भी दिखाई दे रहा था। एक ही नज़र में यान फेई ने पूरे पहाड़ी शहर की संरचना को समझ लिया था। इसलिए यान फेई ने पहाड़ी शहर के मॉडल आरेख का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करना शुरू किया, और जब उसने एक उपकरण देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। यह एक विशाल वेंटिलेशन पंखा था, जो पहाड़ी शहर की चोटी पर एक खुले स्थान पर लगा था। हालांकि एक बड़ी चट्टान ने ऊपर के खुले स्थान को छिपा रखा था, इसलिए आकाश से स्कैन कर रहे ड्रोन ने न तो उसे देखा और न ही अंदर लगे वेंटिलेशन पंखे को।
पहाड़ी शहर पहाड़ के अंदर प्राकृतिक गुफाओं के भीतर बसा था, इसलिए इसे वायुरोधी होना था, मानव निवास के लिए आवश्यक ऑक्सीजन से रहित। लेकिन चूंकि शहर में बहुत से लोगों का रहना जरूरी था, इसलिए डिजाइनरों ने चतुराई से गुफाओं के ऊपर एक गुप्त स्थान पर एक प्रवेश द्वार बनाया और एक विशाल वेंटिलेशन पंखे का उपयोग करके बाहरी हवा को नीचे के शहर में पहुंचाया। ये सुनिश्चित करने के लिए कि निवासियों को सांस लेने में कोई कठिनाई न हो, डिजाइनरों ने विभिन्न आकारों की वेंटिलेशन नलिकाओं का एक समूह भी बनाया था ताकि ऊपर से खींची गई हवा पूरे पहाड़ी शहर तक पहुंच सके और कोई भी डेड जोन न बचे। यही कारण था कि जब यान फेई पहली बार गुफा में दाखिल हुआ तो उसने हवा का प्रवाह अंदर से बाहर की ओर महसूस किया। यान फेई ने दाढ़ी वाले आदमी का कत्ल तो कर दिया था, लेकिन अभी उसके प्रतिशोध का अभियान आधा ही पूरा हुआ था। उसका अंतिम लक्ष्य हत्यारे संप्रदाय का पूरी तरह से नाश करना था। हालांकि अपनी ताकत से उसके लिए इस हत्यारे संगठन का पूरी तरह से सफाया करना मुश्किल था, क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ ऐसे जरूर होते जो जाल से बच निकलते। इसलिए जब उसने इस विशाल वेंटिलेशन पंखे को देखा तो उसे तुरंत एक शानदार विचार सूझा। इससे पहले घाटी में यान फेई ने एक जैव रासायनिक हथियार नोविचोक हासिल किया था, जो मूल रूप से रेड हेलमेट का था। ये नोविचोक एक बेहद जहरीला तंत्रिका एजेंट था, हवा में इसकी थोड़ी सी मात्रा भी एक स्वस्थ वयस्क की जान ले सकती थी। उसे जो कंटेनर मिला था उसमें सैकड़ों किलोग्राम नोविचोक गैस थी, जिसे अगर हवा में छोड़ दिया जाए तो 10 मील के दायरे में सभी जीवों को मारने के लिए पर्याप्त होगी। इसलिए अगर वह वेंटिलेशन पंखे वाली जगह पर नोविचोक छोड़ पाता तो तंत्रिका गैस तेजी से विभिन्न पाइपों के जरिए पहाड़ों में बसे पूरे शहर में फैल जाती और वहां मौजूद सभी हत्यारों को चुपचाप मार देती। इससे यान फेई का हत्यारा संप्रदाय के समूल नाश का लक्ष्य पूरा हो जाता। अगर यान फेई सचमुच इस तरीके का इस्तेमाल करता तो वह पहाड़ की चोटी पर बसे शहर में सभी को आसानी से खत्म कर सकता था। लेकिन एक समस्या थी, शहर न सिर्फ हत्यारे संप्रदाय के हत्यारों का घर था, बल्कि कुछ औरतों और बच्चों का भी। ये लोग निर्दोष थे और अगर यान फेई अंधाधुंध कत्लेआम शुरू कर देता तो वे सब भी मारे जाते। यान फेई का दिल कुछ पल के लिए नर्म पड़ गया, फिर उसने शहर को तबाह करने के अपने दृढ़ संकल्प की पुष्टि की। उसे लियू टिंगटिंग की याद आई, जिसका दाढ़ी वाले आदमी ने बेरहमी से सिर कलम कर दिया था। ये महिलाएं और बच्चे हमेशा से इस पहाड़ी शहर में रहते आए थे और ये हत्यारे संप्रदाय के सदस्यों के परिवार थे। वे लगातार संप्रदाय के वैचारिक ब्रेन वॉश के अधीन थे और उनके दिमाग कुछ हद तक असामान्य हो गए थे। खासकर बच्चों, जिन्हें छोटी उम्र से ही विकृत मान्यताओं से प्रेरित किया गया था, अब उनके पास स्वतंत्र विचार नहीं थे। बड़े होने पर वे हत्यारे संप्रदाय संगठन के आधिकारिक सदस्य बन जाते और तब तक वे और भी बड़े नरसंहार कर चुके होते। इस समस्या को समझते हुए यान फेई ने इस पहाड़ी शहर को पूरी तरह से नष्ट करने और इस चरमपंथी संप्रदाय को हमेशा के लिए मिटा देने का फैसला किया। इसके बाद यान फेई ने अध्ययन कक्ष की तलाशी शुरू कर दी और वहां से कोई भी मूल्यवान वस्तु ले जाने का इरादा किया। इस संप्रदाय के लोगों के लिए कमरे में रखे धर्मग्रंथ उनकी सबसे कीमती संपत्ति थे। हालांकि ये धर्मग्रंथ यान फेई के किसी काम के नहीं थे, इसलिए उसने उन पर ध्यान नहीं दिया बल्कि असली कीमती वस्तुओं की तलाश की। दुर्भाग्य से कमरे में सोने या चांदी की कोई वस्तु नहीं थी, लेकिन अपनी अथक खोज के बाद यान फेई को अंततः एक छिपे हुए डिब्बे में कुछ प्राचीन अरबी खर्रे मिले, जिन्हें उसने बिना किसी हिचकिचाहट के विश्वव्यापी अंतरिक्ष में रख दिया। जैसे ही यान फेई ने कमरे में एक आखिरी नजर डाली और जाने वाला था, सहायक मस्तिष्क, जो कुछ समय से शांत था, ने अचानक एक संदेश प्रसारित किया। विशेष वस्तु की खोज की गई, ड्रोन अपग्रेड के लिए आवश्यक वस्तुएं। यान फेई चौंक गया। ये दूसरी बार था जब ऑक्सिलरी ब्रेन ने उससे संपर्क किया था। पहली बार ऐसा तब हुआ था जब यान फेई ने अनजाने में टीवी पर एक जंग लगा गियर देख लिया था, जो बाद में उसके ड्रोन को लेवल 4 तक अपग्रेड करने के लिए जरूरी साबित हुआ। संदेश भेजने के बाद ऑक्सिलरी ब्रेन फिर से चुप हो गया। हालांकि ऑक्सिलरी ब्रेन के डेटाबेस में एक तस्वीर दिखाई दी, जिसमें एक चेन जैसी दिखने वाली चीज दिखाई दे रही थी। उसने जल्दी से उस दिशा में देखा और पत्थर की दीवार पर जंजीर जैसी वस्तु को देखा, जो एक छोर पर लगे हैंडल के साथ लटकी हुई थी, जो एक लंबे चाबुक जैसे हथियार की तरह दिख रही थी। यान फेई ने पहले इस वस्तु पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि ये ऊंचाई पर रखी थी। जाने से ठीक पहले ही उसकी नजर इस पर पड़ी और तुरंत ही सहायक मस्तिष्क ने इसे पहचान लिया, यान फेई को सूचना दी और वस्तु को उसकी आंखों के सामने प्रदर्शित कर दिया। यान फेई ने चेन वाला चाबुक हथियार हटाया और पाया कि वह काफी भारी था, कई दर्जन पाउंड वजन का।
हैंडल के अलावा चाबुक की पूरी लंबाई जंग लगी हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे जंग लगे उपकरण उससे पहले मिले थे। उसने उसे जोर से रगड़ने की कोशिश की, लेकिन चाबुक पर लगी जंग नहीं छूटी। उसने उसे जोर से खींचा और पाया कि चाबुक का शरीर बेहद मजबूत था, बिल्कुल अटूट। उसने चाबुक को गौर से देखा और पाया कि वह चाबुक नहीं था, बल्कि एक चेन थी जिसका इस्तेमाल किसी उत्पाद पर लगे ट्रांसमिशन उपकरणों को जोड़ने के लिए किया गया था। जंजीर भारी और बहुत सख्त होने के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से लचीली और मुलायम लग रही थी, इसलिए उसे चाबुक समझ लिया गया था। हालांकि यान फेई अपनी विशेषज्ञता के कारण यह नहीं समझ पाया कि वह किस सामग्री से बनी थी। किसी ने इस जंजीर में एक हैंडल लगाकर इसे हथियार बना दिया था। इस हथियार के वजन और लचीलेपन के साथ साथ इसकी अविनाशी प्रकृति को देखते हुए इस जंजीरनुमा चाबुक ने इतिहास में एक जबरदस्त प्रतिष्ठा बनाई होगी। ये जानते हुए कि वह जंजीर के अंदर के रहस्यों को नहीं समझ पा रहा है, यान फेई ने आगे और सोचने का फैसला नहीं किया। उसने जंजीर से हैंडल हटा दिया और जंजीर को ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में रख दिया। जैसे ही जंजीर ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में पहुंची, सहायक मस्तिष्क में तुरंत एक संदेश प्रकट हुआ। विशेष आइटम 1/3। संदेश के बाद एक तस्वीर थी जिसमें अज्ञात उपयोगिता की रहस्यमय श्रृंखला दिखाई दे रही थी। संख्या 1/3 बता रही थी कि ड्रोन अपग्रेड के लिए 3 विशेष वस्तुओं की आवश्यकता थी और अब तक केवल एक ही मिली है। पिछले ड्रोन अपग्रेड की तुलना में इस अपग्रेड का कठिनाई स्तर कम से कम 3 गुना बढ़ गया था, क्योंकि यानफी को अपग्रेड के लिए 3 आवश्यक वस्तुएं ढूंढनी थीं। हालांकि यान फेई पहले से ही एक जरूरी अपग्रेड आइटम यानी वही चेन पाकर खुश था। उसका मूल उद्देश्य अपग्रेड के लिए जरूरी आइटम ढूंढना नहीं था, इसलिए संयोग से एक मिल जाने से उसे अप्रत्याशित खुशी मिली। अब तक उसे यह पता था कि ड्रोन अपग्रेड के लिए 1 लाख मेरिट पॉइंट्स की जरूरत है, और उसे अपग्रेड की किसी और जरूरत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर भी इस अज्ञानता ने संयोगवश उसे काम का 1/3 हिस्सा पूरा करने में मदद की। इससे पहले ड्रोन के इस्तेमाल से यान फेई ने कई मेरिट पॉइंट्स कमा लिए थे, लेकिन वह हत्यारे संप्रदाय के मुख्यालय की तलाश में और उनके अड्डे में घुसपैठ करने के बाद भीषण लड़ाइयों में इतना व्यस्त था कि ड्रोन द्वारा अर्जित मेरिट पॉइंट्स की जांच नहीं कर पाया। अप्रत्याशित रूप से एक जरूरी अपग्रेड आइटम मिलने की खुशी में उसने आखिरकार इस दौरान ड्रोन की युद्ध उपलब्धियों की समीक्षा शुरू कर दी। लू पिनपिन के लिए समुद्र में एक बचाव अभियान के दौरान ड्रोन ने एक छोटी पनडुब्बी को डुबोकर 2000 मेरिट पॉइंट अर्जित किए, एक मध्यम आकार के समुद्री विमान को नष्ट करके 100 मेरिट पॉइंट अर्जित किए, और उस दौरान ड्रोन ने 23 दुश्मनों को भी मार गिराया और 23 मेरिट पॉइंट अर्जित किए। उस अभियान के लिए कुल 2123 मेरिट पॉइंट। पहले अर्जित मेरिट पॉइंट्स को मिलाकर उस समय ड्रोन के कुल 9648 मेरिट पॉइंट थे। मध्य पूर्व में ड्रोन के अभियानों के बाद इसने 2 लड़ाइयों में भाग लिया। पहली लड़ाई, जो अमेरिकी सेना और अन्य गुटों के गठबंधन के खिलाफ एक घाटी में हुई थी, में ड्रोन ने निम्नलिखित मेरिट पॉइंट अर्जित किए। ड्रोन ने मिसाइलें दागी, 2 परिवहन हेलीकॉप्टरों को नष्ट किया, 300 मेरिट अंक अर्जित किए, प्रति परिवहन हेलीकॉप्टर 150 मेरिट अंक, 5 MIA 2 टैंकों को नष्ट किया, 500 मेरिट अंक अर्जित किए, प्रति टैंक 100 मेरिट अंक, 8 बख्तरबंद वाहनों को नष्ट किया, 160 मेरिट अंक अर्जित किए, प्रति बख्तरबंद वाहन 20 मेरिट अंक, 2 वायु रक्षा चौकियों को नष्ट किया, 600 मेरिट अंक अर्जित किए, प्रति वायु रक्षा चौकियों 300 मेरिट अंक, 2 संचार वाहनों को नष्ट किया, 100 मेरिट अंक अर्जित किए, प्रति संचार वाहन 50 मेरिट अंक। ड्रोन ने अपनी नौसेना तोप से गोलीबारी की, जिससे 135 सैन्य वाहन नष्ट हो गए और कुल 675 मेरिट अंक, प्रति सैन्य वाहन 5 मेरिट अंक प्राप्त हुए। 2289 व्यक्तियों की हत्या हुई और कुल 2289 मेरिट अंक प्राप्त हुए। कुल मिलाकर ड्रोन ने इस उड़ान से 4624 मेरिट अंक अर्जित किए, जिससे संचित मेरिट अंक 14272 हो गए। ड्रोन की दूसरी उड़ान के दौरान, जिसमें पहाड़ के अंदर हथियारों पर हमला करना शामिल था, सभी हमले मिसाइलों से किए गए, जिसके परिणामस्वरूप 289 दुश्मन मारे गए और 289 मेरिट पॉइंट अर्जित किए गए। हालांकि चूंकि अंदर काले वस्त्र पहने योद्धाओं द्वारा स्थापित स्थितियां प्राथमिक नहीं थीं, इसलिए इन स्थितियों को नष्ट करना ड्रोन की युद्ध उपलब्धियों में नहीं गिना गया। इस ऑपरेशन के बाद ड्रोन के कुल संचित मेरिट पॉइंट्स 14561 तक पहुंच गए। ड्रोन के अगले अपग्रेड के लिए 1 लाख मेरिट पॉइंट्स की आवश्यकता थी, जो अभी भी काफी दूर था। हालांकि अगर यान फेई लगातार प्रयास करता रहा तो 1 लाख मेरिट पॉइंट्स हासिल करना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। ड्रोन की वर्तमान स्थिति को समझकर यान फेई को अपने अगले कदमों का स्पष्ट अंदाजा हो गया था।
वह अब पत्थर के कमरे में नहीं रुका, बल्कि कमरे में पेट्रोल फैलाकर उसे आग लगाने लगा ताकि उसकी मौजूदगी का कोई भी निशान मिट जाए। फिर वह वहां से चला गया और पूरे शहर के नक्शे का इस्तेमाल करते हुए पहाड़ों के बीच शहरी इलाके में वापस आ गया। जब यान फेई बाहरी पैराडाइज गार्डन के पास से गुजरा तो उसने इमारत की संरचनाओं में जड़े चमकदार मोती और रत्नों को ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसके सीमित समय को देखते हुए यह प्रक्रिया कितनी अक्षम थी, तो उसने यह विचार त्याग दिया और इसलिए उसे उस लावारिस खजाने को छोड़ना पड़ा। पूरा नक्शा लेकर यान फेई असाधारण गति से आगे बढ़ रहा था। फिर भी रास्ते में उसे काले वस्त्रधारी योद्धाओं के कई गश्ती दल मिले और उसने उन्हें तुरंत मार गिराया, जिससे उसे कोई परेशानी नहीं हुई। केबलवे के ऊपर वाले चौक पर हुए नरसंहार से पहले यान फेई ने काफी हंगामा मचाया था। हालांकि चूंकि ऊपर वाले चौक और नीचे वाले शहर के बीच की ऊंचाई में 2000 मीटर से ज्यादा का अंतर था और नीचे रहने वालों को बिना अनुमति के ऊपर वाले चौक में जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए शहर के निवासी ऊपर हुए लगभग पूर्ण विनाश से बेखबर रहे। इससे यान फेई को फायदा हुआ और वह समय से पहले ही खतरे से बच गया। नक्शे के निर्देशों का पालन करते हुए यान फेई सावधानी से आगे बढ़ता रहा और आखिरकार चोटी पर विशाल वेंटिलेशन फैन के स्थान पर पहुंच गया। ये पहाड़ों में बसे शहर का हृदय स्थल था, जो सभी निवासियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था और इसलिए काले वस्त्र पहने योद्धाओं द्वारा कड़ी सुरक्षा में रखा जाता था। हालांकि हत्यारे संप्रदाय की रीढ़ पहले ही टूट चुकी थी और इन काले वस्त्रधारी योद्धाओं के पास यान फेई के सामने कोई मौका नहीं था। उसने एक भारी मशीन गन निकाली और आसानी से उन सभी को मार गिराया। वेंटिलेशन फैन के सामने खड़े होकर यान फेई ने गहरे वेंटिलेशन शाफ्ट में झांका। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद उसने नोविचोक वाला बड़ा कनस्तर निकाला और फिर पूरी तरह से सुरक्षात्मक सूट पहनकर खुद को कसकर लपेट लिया। इन तैयारियों के बाद ही यान फेई ने कनस्तर के ऊपर लगे बटन को सक्रिय करना शुरू किया। यान फेई ने उत्पाद के निर्देश पुस्तिका में दिए गए चरणों का पालन नहीं किया, बल्कि सहायक मस्तिष्क द्वारा गणना की गई सही विधि का पालन किया। दरअसल इस प्रक्रिया के दौरान यान फेई को पता चला कि कनस्तर को विशेष रूप से डिजाइन किया गया था और उसके अंदर एक शक्तिशाली C4 विस्फोटक छिपा हुआ था। अगर निर्देशों के अनुसार संचालित किया जाता तो जहरीली गैस निकलने पर एक भयंकर विस्फोट होता और ऑपरेटर की मौत हो जाती, भले ही उसने सुरक्षात्मक कपड़े पहने हों। अमेरिकी सेनाएं चालाक और विश्वासघाती थीं, न केवल सीरियाई सरकारी बलों पर रासायनिक हथियार हमले का बहाना बनाकर अपने और अपने सहयोगियों के सैन्य हमलों का बहाना बना रही थीं, बल्कि रासायनिक हथियारों की शुरुआत करने वाले रेड हेलमेट सदस्यों को भी उड़ा देना चाहती थीं, बिना कोई सबूत छोड़े और उन्हें प्रभावी रूप से चुप करा देना चाहती थीं। सौभाग्य से सहायक मस्तिष्क की मदद से यान फेई इस घातक जाल से सफलतापूर्वक बच निकली। जब यान फेई ने आखिरी बटन दबाया तो खतरनाक रासायनिक हथियार से भरा कनस्तर खुल गया और ढक्कन बाहर की ओर खुल गया। अंदर का तरल जहरीला पदार्थ तेजी से वाष्पीकृत होकर वेंटिलेशन फैन के शक्तिशाली बल से नीचे वेंटिलेशन शाफ्ट में समा गया और तेजी से हवा में घुलकर विशाल भूमिगत पाइपलाइनों में फैल गया। कुछ ही देर में कनस्तर के अंदर का तरल पूरी तरह से गैस में बदल गया और यह सारी गैस वेंटिलेशन फैन द्वारा नीचे पाइपों में उड़ गई। ये काम पूरा करने के बाद यान फेई ने कनस्तर को छोड़ दिया और तुरंत वेंटिलेशन फैन के प्रवेश द्वार से बाहर निकल गया। पूरा सुरक्षात्मक सूट पहने हुए यान फेई केबलवे के ऊपर चौक पर लौटा, जहां उसने कुछ बचे हुए लोगों को जमीन पर तड़पते और चीखते हुए देखा, सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। पहले गंभीर चोटों से अशक्त, जहरीली गैस की उत्तेजना ने उन्हें चमत्कारिक रूप से हिलने डुलने की क्षमता दे दी थी। वे बेतहाशा अपने गले को पकड़े हुए थे, सामान्य रूप से सांस लेने के लिए किसी छेद को खोलने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि यह कोशिश बेकार रही, वे अब भी सांस नहीं ले पा रहे थे। जल्द ही उनके शरीर पर बड़े बड़े छाले पड़ गए, ये छाले फूट गए और उनमें से मवाद और खून बहने लगा। कुछ ही देर में वे तड़प तड़प कर मर गए। जमीन पर पड़ी लाशों को मौत के भयानक भावों के साथ देखकर यान फेई को सिहरन सी महसूस हुई। नोविचोक वाकई भयानक, अदृश्य और उससे बचाव करना नामुमकिन था। इतने कम समय में ही इन लोगों की जान ले ली गई थी। नोविचोक की व्यापक विनाश क्षमता को देखते हुए ये संभव था कि केबलवे के नीचे शहर के लोग इस घातक जहरीली गैस से बच नहीं पाए होंगे। freewebnovel.com। सुरक्षात्मक सूट पहनने के बावजूद यान फेई सहज रूप से असुरक्षित महसूस कर रहा था। वह चौक के बीचों बीच पहुंचा, ऊपर की ओर छलांग लगाए और ड्रोन द्वारा उड़ाई गई सुरंग में रेंगते हुए बाहर की ओर चला गया।
लगभग 6-7 मीटर चढ़ने के बाद वह सुरंग के मुहाने पर पहुंच गया। एक छलांग के साथ वह नीचे अंधेरी खाई में कूद गया और ड्रोन अचानक अंधेरे से प्रकट हुआ और यान फेई को हवा में ही पकड़ लिया और दूर उड़ गया। इस बार यान फेई सीधे कॉकपिट में नहीं घुसा, बल्कि ड्रोन बॉडी के बीचों बीच अपने पैर जमाए मजबूती से खड़ा रहा। तेज हवा का सामना करते हुए ड्रोन तेजी से आगे बढ़ा। उसके तेज झोंकों ने यान फेई से चिपके हुए नव एजेंट्स को बिखेर दिया। जब उसे यकीन हो गया कि सारी जहरीली गैस हवा में बिखर गई है, तो यान फेई ने अपना सुरक्षात्मक सूट उतारकर फेंक दिया, जो तुरंत ही अंधेरी रात के आसमान में गायब हो गया। इस समय तक ड्रोन का कॉकपिट खुल गया और यान फेई अंदर आ गया। मध्य पूर्व के इस मिशन पर यान फेई ने विभिन्न पारंपरिक और अपारंपरिक तरीकों का उपयोग करके अंततः विश्व प्रसिद्ध हत्यारा संप्रदाय का सफाया कर दिया और डोमेस्टिक छोड़ते समय की गई अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया तथा बुरी तरह से मारे गए लियू टिंगटिंग का बदला लिया। हालांकि यह मिशन पूर्णतः सफल नहीं था और इसमें कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन हत्यारे संप्रदाय का नेता रहस्यमयी पहाड़ों का बूढ़ा आदमी हो शान न तो प्रकट हुआ और न ही उसका सफाया हुआ, जिससे एक बड़ा छिपा हुआ खतरा पीछे छूट गया। हालांकि यान फेई अब प्राप्त परिणामों से बहुत संतुष्ट था। ड्रोन कॉकपिट में बैठकर यान फेई ने अपने शरीर के ऊतकों और मांसपेशियों को समायोजित किया, जिससे उसका शरीर अपने मूल स्वरूप में लौट आया। हालांकि वह इस परिवर्तित अवस्था को लंबे समय तक बनाए रख सकता था, लेकिन शारीरिक संरचना में बदलाव के कारण इससे उसे असुविधा होती और उसकी शारीरिक शक्ति अधिक खर्च होती। अगर वह युद्ध में भाग लेता तो उसकी शक्ति कम हो जाती और अगर वह लापरवाही बरतता तो कोई उसे मार भी सकता था। इसलिए जब तक जरूरी न हो यान फेई तुरंत इस परिवर्तन को उलट देता। यही वजह है कि कुंग-फू के विशेषज्ञ अक्सर अपने शरीर का आकार नहीं बदलते थे। यान फेई ने ड्रोन को पहाड़ों में शहर के प्रवेश द्वारों की ओर मोड़ दिया। हालांकि उसने शहर के वेंटिलेशन सिस्टम में नोविचोक नव एजेंट फैला दिया था, लेकिन वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि शहर के सभी लोग जहर से मर जाएंगे, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि अंदर गैस मास्क या जहरीली गैस से बचाव के कोई और साधन मौजूद हैं या नहीं। इसलिए उसे बाहर निकलने वाले किसी भी व्यक्ति से बचने के लिए निकास द्वारों पर नजर रखनी पड़ी ताकि वह उन्हें तुरंत मार सके। freewebnovel.com। जल्द ही ड्रोन उन गुफाओं के द्वारों पर वापस लौटा तो उसने गुफाओं के सामने सड़क पर दो व्यक्तियों को तेजी से दौड़ते हुए देखा। क्वांटम रडार की स्कैनिंग में इन दोनों व्यक्तियों की आकृतियां अचानक यान फेई की आंखों के सामने प्रकट हुई। हालांकि वह उनकी जीवित छवियां नहीं देख सका, लेकिन उनकी आकृति से ही उसे एहसास हुआ कि वे हाल ही में गायब हुए यांग वानलिन और उनके हटे कट्टे अधेड़ अंगरक्षक थे। ये दोनों यान फेई के नरसंहार के दौरान गायब हो गए थे और यह पता नहीं चल पाया था कि वे कहाँ गए थे। यान फेई ने सोचा था कि वे पहाड़ों में बसे शहर में भटक गए थे और उसने जो जहरीली गैस छोड़ी थी उसमें सांस लेने से उनकी मौत हो गई। उसे आश्चर्य हुआ कि उनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि न केवल वे पत्थर के कमरे में हुए नरसंहार से बच गए थे, बल्कि उन्हें पहाड़ों में बसे शहर से बाहर निकलने का सही रास्ता भी मिल गया था और अब वे गैस के हमले से सफलतापूर्वक बच निकले थे। यान फेई का हत्यारे संप्रदाय से सामना होने का मूल कारण ये था कि घरेलू और संयुक्त राज्य अमेरिका की ग्रीन पाइन कैपिटल बीजिंग का यांग परिवार यान फेई की ड्रीम टेक्नोलॉजी वेट लॉस कुकीज पर लालची था और उसकी कंपनी को हड़पना चाहता था। इसलिए उन्होंने यान फेई से निपटने के लिए हत्यारे संप्रदाय के हत्यारों के साथ सांठगांठ करने की पहल की। उनकी योजना बेहद क्रूर थी और अगर ओल्ड मैन गू अचानक प्रकट होकर यान फेई को लियू पिंगपिन के ठिकाने की जानकारी न देते तो उनकी योजना बहुत पहले ही कामयाब हो जाती। इसके बाद यान फेई ने हत्यारे संप्रदाय से सीधा मुकाबला किया और उनके हत्यारों को मार डाला, जिसके कारण संप्रदाय ने जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने यूरोप में एक व्यावसायिक यात्रा पर गए ड्रीम टेक्नोलॉजी के कर्मचारियों की हत्या कर दी और लियू टिंगटिंग को यातनाएं देकर मार डाला। हालांकि हत्यारे संप्रदाय की बाद की कार्रवाइयां साम्राज्य के यांग परिवार और ग्रीन पाइन कैपिटल से सीधे तौर पर संबंधित नहीं थीं, फिर भी वे इसमें शामिल थे। अगर ये दोनों शक्तियां इतनी लालची और दुष्ट न होती और अल हत्यारे को कार्रवाई के लिए आमंत्रित न करती तो लियू टिंगटिंग का इतना दुखद अंत न होता। इसलिए हालांकि यान फेई ने हत्यारे संप्रदाय का सफलतापूर्वक सफाया कर दिया, लेकिन उसका प्रतिशोध अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि बीजिंग के यांग परिवार और ग्रीन पाइन कैपिटल को भी अपने कर्मों की कीमत चुकानी थी। freewebnovel.com। यान फेई की शुरुआती योजना आने वाले समय में इन दोनों ताकतों से बदला लेने की थी, लेकिन उसे यहां सौभाग्य से बच निकले यांग वानलिन से मुठभेड़ की उम्मीद नहीं थी। यांग वानलिन भी यान फेई के खिलाफ साजिश में शामिल था, जिससे वह साजिश का एक मास्टरमाइंड बन गया।
इसलिए यान फेई ने तुरंत यांग वानलिन को मौके पर ही मार डालने का विचार मन में रखा ताकि यांग परिवार से थोड़ा बहुत ब्याज मिल सके। हालांकि जैसे ही यान फेई भागते हुए यांग वानलिन और उसके हटे कट्टे अधेड़ अंगरक्षक पर हमला करने ही वाला था, अचानक सबसे बड़ी गुफा से एक काफिला निकला जो हत्यारे संप्रदाय के सदस्यों से भरी हुई थी। बगल की छोटी गुफा से और भी संप्रदाय के सदस्य लगातार बाहर भाग रहे थे। उनके चेहरों पर घबराहट के भाव साफ दिखाई दे रहे थे क्योंकि वे मौत के भयानक शहर से भागने की कोशिश में गुफाओं के बाहर की ओर बेतहाशा भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि नोविचोक ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और शहर के अंदर भी काफी संख्या में लोग हताहत हुए होंगे, वरना ये लोग इतनी बेतहाशा भागते नहीं। यान फेई के मन में एक विचार आया और उसने यांग वानलिन और उसके अंगरक्षक को तुरंत खत्म न करने का फैसला किया। इसके बजाय उसने ड्रोन को घुमा दिया और ड्रोन की वल्कन गन का इस्तेमाल करके नीचे वाहनों और भागते हुए हत्यारे संप्रदाय के सदस्यों पर हमला करना शुरू कर दिया। यांग वानलिन एक बाहरी व्यक्ति होने के नाते स्थानीय इलाके से अपरिचित था, इसलिए वह यहां ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। यान फेई उसे बाद में भी खत्म कर सकता था, लेकिन संप्रदाय के सदस्य अलग थे, वे स्थानीय थे, संख्या में थे और इलाके से अच्छी तरह वाकिफ थे। अगर उन्हें भागने और छिपने की जगह मिल जाती तो यान फेई उन्हें फिर कभी नहीं ढूंढ पाता। इसलिए यान फेई ने यांग वानलिन को अस्थायी रूप से छोड़ने का फैसला किया, संप्रदाय के सदस्यों को प्राथमिकता दी और संप्रदाय को जड़ से मिटा दिया। यान फेई के एक विचार से अचानक अंधेरे आसमान में आग की लपटें उठने लगी और जमीन पर जोरदार विस्फोट हुए। तेजी से आगे बढ़ते वाहनों को 30 मिलीमीटर की नौसैनिक तोपों ने उड़ा दिया, जिससे संप्रदाय के सदस्य विस्फोटों में घिर गए और उनकी असमय मृत्यु हो गई। काफिले के नष्ट हो जाने के बाद ड्रोन पलटा और भागते हुए संप्रदाय के सदस्यों पर हमला करने लगा। मध्य पूर्व के इस मिशन पर यान फेई ने विभिन्न पारंपरिक और अपारंपरिक तरीकों का उपयोग करके अंततः विश्व प्रसिद्ध हत्यारा संप्रदाय का सफाया कर दिया और डोमेस्टिक छोड़ते समय की गई अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया तथा बुरी तरह से मारे गए लियू टिंगटिंग का बदला लिया। हालांकि यह मिशन पूर्णतः सफल नहीं था और इसमें कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन हत्यारे संप्रदाय का नेता रहस्यमयी पहाड़ों का बूढ़ा आदमी हो शान न तो प्रकट हुआ और न ही उसका सफाया हुआ, जिससे एक बड़ा छिपा हुआ खतरा पीछे छूट गया। हालांकि यान फेई अब प्राप्त परिणामों से बहुत संतुष्ट था। ड्रोन कॉकपिट में बैठकर यान फेई ने अपने शरीर के ऊतकों और मांसपेशियों को समायोजित किया, जिससे उसका शरीर अपने मूल स्वरूप में लौट आया। हालांकि वह इस परिवर्तित अवस्था को लंबे समय तक बनाए रख सकता था, लेकिन शारीरिक संरचना में बदलाव के कारण इससे उसे असुविधा होती और उसकी शारीरिक शक्ति अधिक खर्च होती। अगर वह युद्ध में भाग लेता तो उसकी शक्ति कम हो जाती और अगर वह लापरवाही बरतता तो कोई उसे मार भी सकता था। इसलिए जब तक जरूरी न हो यान फेई तुरंत इस परिवर्तन को उलट देता। यही वजह है कि कुंग-फू के विशेषज्ञ अक्सर अपने शरीर का आकार नहीं बदलते थे। यान फेई ने ड्रोन को पहाड़ों में शहर के प्रवेश द्वारों की ओर मोड़ दिया। हालांकि उसने शहर के वेंटिलेशन सिस्टम में नोविचोक नव एजेंट फैला दिया था, लेकिन वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि शहर के सभी लोग जहर से मर जाएंगे, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि अंदर गैस मास्क या जहरीली गैस से बचाव के कोई और साधन मौजूद हैं या नहीं। इसलिए उसे बाहर निकलने वाले किसी भी व्यक्ति से बचने के लिए निकास द्वारों पर नजर रखनी पड़ी ताकि वह उन्हें तुरंत मार सके। freewebnovel.com। जल्द ही ड्रोन उन गुफाओं के द्वारों पर वापस लौटा तो उसने गुफाओं के सामने सड़क पर दो व्यक्तियों को तेजी से दौड़ते हुए देखा। क्वांटम रडार की स्कैनिंग में इन दोनों व्यक्तियों की आकृतियां अचानक यान फेई की आंखों के सामने प्रकट हुई। हालांकि वह उनकी जीवित छवियां नहीं देख सका, लेकिन उनकी आकृति से ही उसे एहसास हुआ कि वे हाल ही में गायब हुए यांग वानलिन और उनके हटे कट्टे अधेड़ अंगरक्षक थे। ये दोनों यान फेई के नरसंहार के दौरान गायब हो गए थे और यह पता नहीं चल पाया था कि वे कहाँ गए थे। यान फेई ने सोचा था कि वे पहाड़ों में बसे शहर में भटक गए थे और उसने जो जहरीली गैस छोड़ी थी उसमें सांस लेने से उनकी मौत हो गई। उसे आश्चर्य हुआ कि उनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि न केवल वे पत्थर के कमरे में हुए नरसंहार से बच गए थे, बल्कि उन्हें पहाड़ों में बसे शहर से बाहर निकलने का सही रास्ता भी मिल गया था और अब वे गैस के हमले से सफलतापूर्वक बच निकले थे। यान फेई का हत्यारे संप्रदाय से सामना होने का मूल कारण ये था कि घरेलू और संयुक्त राज्य अमेरिका की ग्रीन पाइन कैपिटल बीजिंग का यांग परिवार यान फेई की ड्रीम टेक्नोलॉजी वेट लॉस कुकीज पर लालची था और उसकी कंपनी को हड़पना चाहता था। इसलिए उन्होंने यान फेई से निपटने के लिए हत्यारे संप्रदाय के हत्यारों के साथ सांठगांठ करने की पहल की।
उनकी योजना बेहद क्रूर थी, और अगर ओल्ड मैन गू अचानक प्रकट होकर यान फेई को ल्यू पिनपिन के ठिकाने की जानकारी न देते तो उनकी योजना बहुत पहले ही कामयाब हो जाती। इसके बाद यान फेई ने हत्यारे संप्रदाय से सीधा मुकाबला किया और उनके हत्यारों को मार डाला, जिसके कारण संप्रदाय ने जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने यूरोप में एक व्यावसायिक यात्रा पर गए ड्रीम टेक्नोलॉजी के कर्मचारियों की हत्या कर दी और लियू टिंगटिंग को यातनाएं देकर मार डाला। हालांकि हत्यारे संप्रदाय की बाद की कार्रवाइयां साम्राज्य के यान परिवार और ग्रीन पाइन कैपिटल से सीधे तौर पर संबंधित नहीं थीं, फिर भी वे इसमें शामिल थे। अगर ये दोनों शक्तियां इतनी लालची और दुष्ट न होती और अल हत्यारे को कार्रवाई के लिए आमंत्रित न करती तो लियू टिंगटिंग का इतना दुखद अंत न होता। इसलिए हालांकि यान फेई ने हत्यारे संप्रदाय का सफलतापूर्वक सफाया कर दिया, लेकिन उसका प्रतिशोध अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि बीजिंग के यान परिवार और ग्रीन पाइन कैपिटल को भी अपने कर्मों की कीमत चुकानी थी। freewebnovel.com। यान फेई की शुरुआती योजना आने वाले समय में इन दोनों ताकतों से बदला लेने की थी, लेकिन उसे यहाँ सौभाग्य से बच निकले यांग वानलिन से मुठभेड़ की उम्मीद नहीं थी। यांग वानलिन भी यान फेई के खिलाफ साजिश में शामिल था, जिससे वह साजिश का एक मास्टरमाइंड बन गया। इसलिए यान फेई ने तुरंत यांग वानलिन को मौके पर ही मार डालने का विचार मन में रखा, ताकि यांग परिवार से थोड़ा बहुत ब्याज मिल सके। हालांकि जैसे ही यान फेई भागते हुए यांग वानलिन और उसके हटे कट्टे अधेड़ अंगरक्षक पर हमला करने ही वाला था, अचानक सबसे बड़ी गुफा से एक काफिला निकला, जो हत्यारे संप्रदाय के सदस्यों से भरी हुई थी। बगल की छोटी गुफा से और भी संप्रदाय के सदस्य लगातार बाहर भाग रहे थे। उनके चेहरों पर घबराहट के भाव साफ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वे मौत के भयानक शहर से भागने की कोशिश में गुफाओं के बाहर की ओर बेतहाशा भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि नोविचोक ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और शहर के अंदर भी काफी संख्या में लोग हताहत हुए होंगे, वरना ये लोग इतनी बेतहाशा भागते नहीं। यान फेई के मन में एक विचार आया और उसने यांग वानलिन और उसके अंगरक्षक को तुरंत खत्म न करने का फैसला किया। इसके बजाय उसने ड्रोन को घुमा दिया और ड्रोन की वल्कन गन का इस्तेमाल करके नीचे वाहनों और भागते हुए हत्यारे संप्रदाय के सदस्यों पर हमला करना शुरू कर दिया। यांग वानलिन एक बाहरी व्यक्ति होने के नाते स्थानीय इलाके से अपरिचित था, इसलिए वह यहाँ ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। यान फेई उसे बाद में भी खत्म कर सकता था, लेकिन संप्रदाय के सदस्य अलग थे, वे स्थानीय थे, संख्या में थे और इलाके से अच्छी तरह वाकिफ थे। अगर उन्हें भागने और छिपने की जगह मिल जाती तो यान फेई उन्हें फिर कभी नहीं ढूंढ पाता। इसलिए यान फेई ने यांग वानलिन को अस्थायी रूप से छोड़ने का फैसला किया, संप्रदाय के सदस्यों को प्राथमिकता दी और संप्रदाय को जड़ से मिटा दिया। यान फेई के एक विचार से अचानक अंधेरे आसमान में आग की लपटें उठने लगी और जमीन पर जोरदार विस्फोट हुए। तेजी से आगे बढ़ते वाहनों को 30 मिलीमीटर की नौसैनिक तोपों ने उड़ा दिया, जिससे संप्रदाय के सदस्य विस्फोटों में घिर गए और उनकी असमय मृत्यु हो गई। काफिले के नष्ट हो जाने के बाद ड्रोन पलटा और भागते हुए संप्रदाय के सदस्यों पर हमला करने लगा। एन